Okay, good evening. Let's start with physical pharmacy. हमने पिछली क्लास में जो नया बैच था उनके साथ डिस्कस किया था एंड फार्मास्यूटिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो दो मेन पोर्शन है वो है फिजिकल फार्मेसी फर्स्ट एंड सेकंड फार्माटिक ना। बहुत जो आई थिंक मोर देन 50% जो पोर्शन है हमारी फार्मास्यूटिक्स का वो इन दोनों टॉपिक्स को मिला के आता है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो फिजिकल फार्मेसी है कन्वेंशनली आप 8-9 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं और कई बार 10 आए हैं। इनफैक्ट एक साल 16 भी आए थे, लेकिन पिछले साल 6 क्वेश्चन आए, थोड़े कम आए थे, राइट। एंड जनरली जब मैं फिजिकल फार्मेसी करता हूँ तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मिला के मैं बोलता हूँ, बिकॉज फिजिकल फार्मेसी एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैपिंग है, right? And we are starting first with rheology, which is perhaps the most important topic of physical pharmacy, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरी जीपैट की हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा साल होगा कि जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। In fact, you will find more than one question every year. आपको 2 क्वेश्चन बड़े आराम से मिलते हैं जनरली। अगर किसी एक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन मिले, ऐसे टॉपिक बहुत कम होंगे, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मे बी जो एग्जामिनर है, क्योंकि जनरली हम फिजिकल फार्मेसी रियोलॉजी से शुरू करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है एग्जामिनर, जिस वजह से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रियोलॉजी। सी, रियोलॉजी इज सिंपली स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज। अब रियोलॉजी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, हमने इसकी अप्लाइड फॉर्म यहाँ पे डिस्कस करनी है, बिकॉज रियोलॉजी when we say rheology, when we say flow properties, flow तो solid का भी हो सकता है, liquid का भी हो सकता है, gas का भी हो सकता है, right? हमें किस चीज के flow का मतलब है, हमें किस चीज का flow study करना है वो हमें देखना है। So this term was coined by Bingham and Crawford। और अगर आप अपने इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स को पूछें, वो भी रियोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो हुक्स लॉ वगैरह सारा स्टडी करते हैं, स्पेशली जो सिविल इंजीनियर्स होंगे या मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे, आप मटेरियल्स के डिफॉर्मेशन स्टडी करते हैं। And when you start studying deformation of materials, आप different objects को, different materials को different categories में define करते हो। तो आपको engineering में यूक्लिडियन बॉडीज बनेंगी, रिजिड यूक्लिडियन बॉडीज, जिनको कहते हैं कि they do not undergo deformation at all। आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, they will not deform। And then there are ideal hook and elastic bodies which are fully recoverable after stress is applied। For example, आपका rubber band, you apply a force on rubber band, it will get deformed, yes, वो stretch हो जाएगा, but when you relieve the stress, it will come back to its original shape, right? So वो fully recover हो जाता है। And then there are ideal पास्कलियन बॉडीज या आइडियल बॉडीज भी, कई बार इनको आइडियल लिक्विड्स भी कह देते हैं। इनफैक्ट जीपैट ने इसके बारे में एक बार पूछा भी था कि आइडियल लिक्विड क्या होता है, कोई ऐसा लिक्विड जिसकी जीरो विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी हालांकि हमने इंट्रोड्यूस करना है ये वर्ड, लेकिन आप सबको अपने स्कूल में विस्कोसिटी वर्ड आप पढ़ के आए। You know that viscosity is basically resistance to flow, and this word is generally used in the case of liquids. So अगर हम कह रहे हैं कि viscosity is zero, that means कि वो लिक्विड रेजिस्टेंस जीरो ऑफर करेगा, है ना। सो विस्कोसिटी इज जीरो, उसको हम आइडियल पास्कलियन बॉडी कह देते हैं, नॉर्मली कई बार आइडियल बॉडी भी बोल दिया जाता है उसको, राइट। तो अगर आपको कहीं पे आइडियल बॉडी वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना, आइडियल लिक्विड आ जाए स्पेशली, तो समझ लेना कि वो जीरो विस्कोसिटी वाले की बात हो रही है। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी ऑफ दीज 3 बॉडीज, वो हमारे काम का नहीं है, हमारा मैंडेट नहीं है इधर इन जीपैट और इन फार्मेसी एज अ होल। हमने डिस्कस करनी है न्यूटोनियन बॉडीज एंड नॉन न्यूटोनियन बॉडीज, राइट। और हम न्यूटोनियन बॉडीज को इंट्रोड्यूस करेंगे इसके बाद, राइट। सो अभी मैं सिर्फ यहीं पे छोड़ रहा हूँ। एंड देन अपार्ट फ्रॉम विस्कोसिटी, रियोलॉजी में बहुत सारी और टैकिनेस, स्टिकीनेस, स्लिप, स्प्रेडेबिलिटी, ये बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको हम अलग से हैंडल नहीं करने वाले, अलग से डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज हमारे जो सिलेबस का पोर्शन है उसमें वो नहीं आती। स्प्रेडेबिलिटी की स्टडीज आप जनरली, आप एमफार्म में अगर आप टॉपिकल डोसेज फॉर्म के ऊपर काम करोगे तो आप जितनी भी ऑइंटमेंट्स बनाते हो, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स बनाते हो, उसमें आप स्प्रेडेबिलिटी जरूर स्टडी करते हो, क्योंकि आपको अगर आप स्किन के ऊपर कोई ऑइंटमेंट अप्लाई करनी है, यू वांट दैट ऑइंटमेंट शुड स्प्रेड ऑन द स्किन वेरी स्मूथली। तो जितना इजीली वो स्प्रेड हो जाती है, कितनी एनर्जी लगती है उसको स्प्रेड होने में, वो स्प्रेडेबिलिटी होती है। लाइक हम सिमिलरली टैकिनेस वर्ड है जो अगेन टॉपिकल डोसेज फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करने वाले, वो हमारे काम का नहीं है, राइट। हमने जो डिस्कस करना है वो है रियोलॉजी
ऑफ लिक्विड्स। हालांकि मैंने आपको कहा कि फ्लो तो सॉलिड भी करेगा, लिक्विड भी करेगा, सेमी सॉलिड भी करेगा। सॉलिड के फ्लो को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। हालांकि अगर आप हुक्स लॉ देखो तो हुक्स लॉ के केस में हम इलास्टिसिटी से आगे थोड़ा जाते हैं, प्लास्टिसिटी में भी जाते हैं। हालांकि प्लास्टिसिटी वर्ड लिक्विड्स के केस में भी यूज होता है, वहां पे उसका डिफरेंट मीनिंग है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सॉलिड के केस में इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी वर्ड यूज होते हैं डिफरेंट सेंस में, जो आप यूनिट ऑपरेशन में डिस्कस करो, राइट। मैं हुक्स लॉ की आपको एक स्लाइड जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हम करने वाले, बिकॉज वो डिस्कस होगा इन यूनिट ऑपरेशंस जब आप साइज रिडक्शन चैप्टर करोगे, राइट। सो रियोलॉजी ऑफ सॉलिड्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, है ना, वो हमारे फिजिकल फार्मेसी का मैंडेट नहीं है, वो आप यूनिट ऑपरेशंस में करते हो। लिक्विड्स की विस्कोसिटी जो हमारे इस चैप्टर का जो मेन फोकस रहेगा, दैट विल बी लिक्विड्स की रेजिस्टेंस, लिक्विड्स की रियोलॉजी, जिसको हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं, राइट। एंड सेमी सॉलिड एज द नेम सजेस्ट दे आर इन बिटवीन द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के इन बिटवीन लाई करेंगे, दैट विल दे विल बी शोइंग बोथ विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी। तो हम वर्ड यूज करते हैं विस्कोलास्टिसिटी। अगेन सेमी सॉलिड्स आप एम्फा में डील करते हो जनरली, तो विस्कोलास्टिसिटी की हम एक दो स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे, उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं करना, बिकॉज विस्कोलास्टिसिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको 2-3 मॉडल्स डिस्कस करने पड़ते हैं। हम उनके नाम, है ना, हम उनको क्रैम कर लेंगे हमारे जीपैट के लिए जितना हमें चाहिए, लेकिन उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। सो हमने जो फोकस रखना है दैट इज ओनली एंड ओनली लिक्विड्स। और ये एक हुक्स लॉ में अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ये स्लाइड्स में आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, लेकिन हुक्स लॉ की डिस्कशन विल बी इन दी साइज रिडक्शन चैप्टर ओनली, जहां पे आप पूरा डिस्कस करोगे कि कैसे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो ऑन अ बॉडी, ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, और वो रिवर्सिबली डिफॉर्म करती है इनिशियली। रिवर्सिबल आपको समझ आ रहा है कि अगर आपने स्ट्रेस रिमूव किया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू के बाद वो इरिवर्सिबली डिफॉर्म हो जाती है, जहां पे उसकी शेप में परमानेंट चेंज आ जाता है, जिस जिस पॉइंट के बाद हम कहते हैं कि बॉडी हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ प्लास्टिक बॉडी, राइट। सो इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी की तरफ हम जाते हैं, और हुक्स लॉ बताता है कि हाँ ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट, जहां पे ये कन्वर्जन होती है। हालांकि यील्ड पॉइंट अगेन हम लिक्विड्स के केस में भी डिस्कस करेंगे ना, जब हम बिंगम बॉडीज डिस्कस करेंगे वहां पे भी वर्ड आएगा, लेकिन यील्ड पॉइंट वर्ड आपको साइंस में अलग अलग जगह के ऊपर मिलता है। तो हुक्स लॉ ये सॉलिड्स के ऊपर आप जब स्ट्रेस अप्लाई करते हो कैसे डिफॉर्मेशन होती है उसको एक्सप्लेन करता है, राइट। सो दिस विल बी डिस्कस्ड इन यूनिट ऑपरेशन साइज रिडक्शन चैप्टर। हम सीधा आ जाते हैं जहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बिकॉज हमने इस पूरे चैप्टर को दो तरीके से, एक न्यूटोनियन बॉडीज, एक नॉन न्यूटोनियन बॉडीज, है ना, इन दोनों के अराउंड हमारा पूरा चैप्टर घूमेगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फर्स्ट। इन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सेज कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, एंड जब मैं बॉडी वर्ड यूज कर रहा हूँ, हम लिक्विड को अज्यूम करके चल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विस्कोसिटी, जो जनरली लिक्विड के केस में फिनोमेना है। कुछ सेमी सॉलिड्स आएंगे जो इस डेफिनेशन में फॉल करेंगे, वो मैं आपको नॉन न्यूटोनियन बॉडीज के केस में बताऊंगा, लेकिन राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सेज कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, एंड स्ट्रेस हियर इज एफ, एफ को फोर्स मत समझना, एफ यहाँ पे स्ट्रेस, ठीक, मैं वो नोटेशन यूज कर रहा हूँ जो आपकी बुक्स में है। एंड जब आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली बॉडी एक रिस्पॉन्स देगी, इट विल स्टार्ट मूविंग, है ना। वो जिस रेट से मूव कर रही है, दैट इज जो उसका रिस्पॉन्स है, उसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेन, उसको हम डिनोट करें जी के साथ, राइट। सो वी हैव एफ एंड वी हैव जी, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सेज दैट जितना स्ट्रांगली आप बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे, उतना स्ट्रांगली वो रिएक्ट करे, कॉमन सेंस, राइट। सो कॉमन सेंस ही उसने बताई है, न्यूटन्स के सारे लॉ कॉमन सेंस है जो बाकी लोगों को उस समय नहीं पता थे, राइट। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, और जब आप इस सिंबल को हटाते हैं, सो यू गेट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज बेसिकली विस्कोसिटी ईटा, जिसको हम विस्कोसिटी बोल देते हैं, हम डायनामिक विस्कोसिटी बोल देते हैं, हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल देते हैं, सारे इसी के नाम है, तो कंफ्यूज मत होना, बी इट विस्कोसिटी, बी इट डायनामिक विस्कोसिटी, बी इट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वन एंड सेम, राइट। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो व्हाट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इन सिंपल टर्म्स इट इज अ रेशियो बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, दैट्स इट, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की जो रेशियो है उसको कहते हैं विस्कोसिटी, राइट। लेकिन
अब shear stress exactly है क्या? हमने नया वर्ड दे दिया shear stress, हमने एक नया वर्ड ले आए हैं shear rate, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों exactly है क्या चीज, है ना? हम इनका फॉर्मूला भी तो देखेंगे. एंड it is also called internal friction. ठीक है, viscosity को internal friction भी कहते हैं. And to understand what is F and G, हम assume कर लेते हैं कि we have a block of liquid and which is initially flowing at some speed और पाइप के बीच में है सपोज, राइट. एंड जो आपको ये वाली लेयर दिख रही है ना, और हमें आपको पता है कि जब लिक्विड फ्लो करता है थ्रू अ पाइप, इट कैन ईदर फ्लो इन टर्बुलेंट फैशन और इन लेमिनार फैशन, राइट. आपने थर्ड सेमेस्टर में यूनिट ऑपरेशंस में फ्लूइड फ्लो का चैप्टर किया है इन योर कॉलेज, आप यहाँ पे भी करोगे, राइट. लेकिन स्कूल में भी हमें पता है कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू व्हेन इज मोर देन 0.2 है ना, तो हम कह देते हैं कि इट इज टर्बुलेंट, और 0.3 इनफैक्ट है ना, 0.2 to 0.3 तो वो ट्रांजिशनल होता है, और उससे नीचे 0.2 से नीचे हम कहते हैं वो लेमिनार है. और जब लिक्विड लेमिनार होता है तो वो स्ट्रीम लाइन लेयर्स में मूव करता है ना, वो लेयर्स में जाता है. सपोज हमारे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसका फ्लो इज लेमिनार और वो पाइप में से जा रहा है, एंड हमें पता है कि जो पोर्शन लिक्विड की, जो लेयर लिक्विड की पाइप के इमीडिएट कांटेक्ट, पाइप वॉल के कांटेक्ट में होगी, उसके ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा लगी बिकॉज वो वॉल के कांटेक्ट में है, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी. और जो सेंट्रल पोर्शन, अज्यूम दैट कि ये वाला जो पोर्शन है ये सेंट्रल पोर्शन है, और जो सेंट्रल पोर्शन है उसकी विस्कोसिटी विल बी कंपैरेटिवली हायर, है ना. तो सेंट्रल पोर्शन हम हमेशा कहते हैं कि सेंट्रल पोर्शन जो पाइप का होता है उसमें लिक्विड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और वॉल्स के लॉन्ग सबसे कम, राइट. ये हमें पता है. सपोज आपने इस ब्लॉक ऑफ लिक्विड के ऊपर, जो मे बी स्टेशनरी था या बहुत स्लोली मूव कर रहा था, आपने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करी F डैश, और इस लिक्विड का हमें क्रॉस सेक्शन दे रहे हैं जहां फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एंड दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय E, राइट. एक F डैश हो गया जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और कितने एरिया के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, दैट इज E. तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस इज F डैश. Shear stress is F dash upon. This is force acting per unit area, right? अब ये तो shear stress हो गया. अब बॉडी ने रिएक्ट भी तो करना है. बॉडी का रिएक्शन क्या होगा? जब आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, बॉडी विल मूव, आई मीन लिक्विड विल मूव, और लिक्विड मूव करेगा स्ट्रीमलाइन फैशन. और जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि लिक्विड विल मूव इन सच ए मैनर कि जो लेयर्स हमारी पाइप वॉल के बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में है वो सबसे स्लो मूव करेंगी, और जो सेंट्रल पोर्शन में वो सबसे फास्ट मूव करेंगी. नाउ अज्यूम कि ऐसी दो लेयर्स हैं, एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है, जो बिल्कुल आपके इधर आ जाओ, एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है, ठीक है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है dr, ठीक है. ये दो लेयर्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस इज dr, और जैसा हमने कहा कि सेंट्रल मोस्ट पोर्शन की वेलोसिटी इज मैक्सिमम और वॉल्स के साथ वेलोसिटी इज मिनिमम, और दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो है dv, राइट. द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज dr एंड डिफरेंस इन वेलोसिटी इज dv. सो dv और dr, इन दोनों की जो रेशियो है उसको हम कहते हैं G, दैट इज शियर रेट, dv by dr. और इसका जो दूसरा नाम है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट. क्लियर? सो हमने F को डिफाइन कर लिया, हमने G को डिफाइन कर लिया. F is shear stress which is basically force acting per unit area, and G which is shear rate, it is dv by dr, velocity gradient, where dv is the difference in velocity between two layers and dr is the distance between those two layers. अब हम इनकी यूनिट्स देख लेते हैं, because ultimately you have to move towards कि विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं. विस्कोसिटी के यूनिट्स निकालने के लिए आपको F के यूनिट्स और G के यूनिट्स चाहिए, राइट. और बिफोर गोइंग इनटू दैट हम इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कर लेते हैं पहले, यहाँ पे ग्राफ फिनिश करके इस एटलीस्ट लॉ को खत्म कर देते हैं. अब हमें पता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G और G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, तो हम ऐसे दो ग्राफ बना सकते हैं, राइट. पहला हम चलो ये वाला देख लेते हैं जहां पे F इज ऑन y एक्सिस एंड G इज ऑन x एक्सिस, राइट.
और क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना। आप सबको लाइन की इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मुझे लगता नहीं मुझे रिपीट करना चाहिए। तो f where m is slope and c is intercept, तो अगर हम f is equal to eta g से इसको कोरिलेट करें, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f is equal to eta g plus 0, दैट मींस इंटरसेप्ट इज 0। इंटरसेप्ट 0 है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एंड स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप इज m, दैट इज जो x के साथ है, x एक्सिस के ऊपर क्या है g, y एक्सिस के ऊपर क्या है f, तो eta विल बी योर स्लोप, और आपको यहाँ पे दिख रहा है विस्कोसिटी। सो अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो एंड यू प्लॉट ए ग्राफ इन विच f is on y axis and g is on x axis, तो आपको स्लोप मिलेगी विस्कोसिटी। लेकिन अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो बाय रिवर्सिंग द एक्सिस, मतलब अब g हो गया y एक्सिस के ऊपर और f हो गया x एक्सिस के ऊपर, इनफैक्ट आपको पूरी मार्टिन में g वर्सेस f ग्राफ मिलेंगे जहां पे g विल बी ऑन y एक्सिस। और मार्टिन हमारी स्टैंडर्ड बुक है, मार्टिन हमारी रेफरेंस बुक है फॉर फिजिकल फार्मेसी। तो अगर पेपर में वो आपको ये नहीं बताता कि ग्राफ g वर्सेस f प्लॉट किया है या f वर्सेस g प्लॉट किया है, तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि g है y एक्सिस के ऊपर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जीपैट में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं और आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि ये गलत है। ठीक ऐसा ही है ये जीपैट वाले। ठीक, सो g वर्सेस f ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो दिस टाइम आपका जो स्लोप है दैट विल नॉट बी विस्कोसिटी, क्योंकि स्लोप क्या होती है, देखो सबको पता है स्लोप क्या होती है, स्लोप इज tan थीटा, राइट। और tan थीटा क्या होता है, मैथ्स अपने 10th तक तो किया ही है, +1 +2 वाले भी होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देख लेते हैं थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या है, राइट, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो थीटा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा y एक्सिस, दैट मींस g, और बेस क्या है f, तो tan थीटा इज इक्वल टू g बाय f। g बाय f क्या होता है, मुझे f बाय g तो पता है कि f बाय g ईटा होता है, तो g बाय f क्या होता है, g बाय f दैट मींस ये 1 अपॉन ईटा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी हो गई। और रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, इफ विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो विस्कोसिटी का ऑपोजिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या हो गया, ईज, इजीनेस, सो ईज ऑफ फ्लो इज फ्लूइडिटी, राइट। सो पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आ गया न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ग्राफ के ऊपर, तो पहले ये देख लेना वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ग्राफ में y एक्सिस में f है या g, राइट। अगर आप कुछ भी नहीं पूछ रहा तो अज्यूम कर लेना कि g, बिकॉज मार्टिन ये कहता है, हालांकि आपको ऑल्टन में ग्राफ ऑपोजिट मिलेंगे लेकिन मार्टिन इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। हाँ जी, चलें आगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें। और कोई भी बॉडी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ओबे करेगी तो उसको हम कहते हैं न्यूटोनियन बॉडी, राइट। और ये कुछ विस्कोसिटी की वैल्यूज दे रखी इन मिली पास्कल सेकेंड्स और सेंटीपर्स। मिली पास्कल सेकेंड एंड सेंटीपर्स एक ही बात है, लेकिन अभी हमने पॉइंट सेंटीपर्स क्या होता है इसके ऊपर आना है, तो अभी जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ऐसे ही रीड कर लो, हम यूनिट के ऊपर आते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो मार्टिन ने दे रखी हैं, तो आप इनको रफली अरेंज कर लेना। आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विस्कोसिटी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ क्या है, तो आपको उसमें थोड़ा हेल्प चाहिए। और विस्कोसिटी मेजरमेंट के ना स्केल्स हैं कुछ जो हम यूज नहीं करते, लेकिन आप इंजीनियरिंग में देखो, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर्स वो इनको यूज करते हैं, कुछ सेबोल्ट स्केल, रेडवुड स्केल, एंगुलर स्केल, जो हमारे यहाँ पे यूज नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये जस्ट स्केल्स हैं, पॉपुलर हैं, और मार्टिन ने एक लाइन इसके ऊपर लिखी है, तो हमने भी एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर ली, हमारे काम की कभी पूरी जिंदगी में नहीं आनी आपके जीपैट, राइट। अब हम आ जाते हैं सीधा विस्कोसिटी के यूनिट्स के ऊपर। अब हम इनको क्रैम्प तो नहीं करेंगे, हम इनको एक एक करके निकालेंगे। हमें इतना पता लग गया था कि जो ईटा है वो एफ अपॉन जी है, और अगर मुझे ईटा की यूनिट चाहिए तो मुझे एफ एंड जी की यूनिट चाहिए। सो पहले हम देख लेते हैं एफ यानी कि शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। शियर स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट सबको पता है, हम एसआई से स्टार्ट करेंगे, बाद में सीरियस यूनिट देखेंगे, पहले एसआई यूनिट देख लेते हैं।
फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं एसआई में? न्यूटन। एरिया के क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमें पता ही है कि एफ के यूनिट्स क्या हो गए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? ये वही यूनिट्स है जो प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। तो पहले तो हो गए एफ के यूनिट्स, अब हम आए जी के यूनिट्स। जी क्या होता है? डीवी बाय डी आर, where dv is velocity difference and dr is distance। वेलोसिटी डिफरेंस का मतलब है तो वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो अल्टीमेटली इट विल रिमेन वेलोसिटी ना। सो वेलोसिटी डिफरेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, राइट? डिवाइडेड बाय dr विच इज मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या? सेकंड इनवर्स। तो g के यूनिट्स है सेकंड इनवर्स। अब पेपर में आपको इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं कि g के यूनिट्स क्या होते हैं, f के यूनिट्स क्या होते हैं, राइट? अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो ईटा इज इक्वल टू एफ बाय जी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड इनवर्स, राइट? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड ये हमारा यूनिट आ जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? हम कई बार इनको पॉइजन्स भी कहते हैं, कई बार हम इसको सिंपल लैंग्वेज में पॉइजन कहते थे। सो पॉइजन जो साइंटिस्ट है उसके नेम के ऊपर, वो भी एक ऐसा यूनिट है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी ऐसा यूनिट है। और अगर आपने अपने स्कूल में ध्यान से पढ़ा हो, आप तो कोरोना बैच में नहीं हो तो आपको याद होगा कि पास्कल, स्कूल वाले कोरोना बैच में नहीं ना, तो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? सबको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कह देते हैं। सो आई कैन रिप्लेस दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाय पास्कल, तो पास्कल सेकंड भी एक यूनिट आ सकते हैं, है ना? ये भी एक यूनिट आ सकते हैं। तो ये तीसरा यूनिट हो गया हमारा, राइट? लेकिन मुझे एक और यूनिट चाहिए, मुझे चाहिए ये किलोग्राम की टर्म, राइट? अब मुझे पता है कि न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना? तो सबको पता है। सो दैट मींस कि न्यूटन का मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने फोर्स की जगह न्यूटन लिख लिया, और मास की जगह मैं लिख लेता हूँ केजी, और एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख लेता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? इस न्यूटन को F इज इक्वल टू एम ए, दैट मींस न्यूटन इज इक्वल टू केजी इनटू एम पर सेकंड स्क्वायर। ये सबको पता है, मास के यूनिट सबको पता है एसआई में। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना? ये आपको पता है। सो मुझे ये पता है कि ये है न्यूटन के यूनिट्स, राइट? तो मैं यहाँ पे ये विस्कोसिटी के यूनिट से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, तो ये यहाँ पे मैं न्यूटन के यूनिट्स केजी, मतलब न्यूटन को लिख लेता हूँ केजी इंटू एम टू सेकेंड माइनस 2, ठीक है? लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया, राइट? और ये वाला ऐसे साथ पे लिख लिया, तो ये क्या बनेगा? ये m की 1 या m की -2, तो m की -1 हो जाएगा और s की भी -1 हो जाएगा, राइट? तो अल्टीमेटली विस्कोसिटी के यूनिट टर्म ऑफ किलोग्राम्स विल कम आउट टू बी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, राइट? तो हमने सिंपली न्यूटन की जगह क्या लिखा है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ। और अगर आपने डायमेंशन की टर्म में +1 में हम ये करते थे, तो मैं लिख सकता हूँ ईटा इज इक्वल टू एम एल -1 टी -1। तो किसी भी यूनिट को हम पूरे कोर्स में जब आपको कोई भी यूनिट मिले तो साथ में डायमेंशन भी उसकी देख लिया करो क्या बनती है। अगर जी पैट में क्वेश्चन ऐसा बन जाए, हालांकि ये +1 का क्वेश्चन है ना, स्कूल का क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी ज्यादा करने में क्या ही। तो ये हमारी 4 ऐसे यूनिट्स हो गई, राइट? तो पेपर में क्वेश्चन अगर आता है ऐसे यूनिट के ऊपर तो ध्यान रखना, सारे ऑप्शंस देख लेना। जल्दी जल्दी में आपको पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड लिख दिया, आप उसको टिक करके आ गए और टी पता चला कि ऑल ऑफ द अबव लिखा था, फिर कहोगे -5 हो गए, है ना? -1 नेगेटिव और 4 जो आपके आने थे वो तो गए ही गए, राइट? तो ध्यान से आपने ऑप्शन लिखने, ये ऐसा ही है। और अगर आप इसको सीजीएस में देखना हो तो हम पॉइजन ही वर्ड यूज करते हैं, पॉइजन वर्ड यूज करते हैं। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड की जगह हम क्या लिखेंगे? एसआई में न्यूटन है तो सीजीएस में क्या होता है? डाइन। एसआई में मीटर स्क्वायर है, मीटर है आई मीन, तो सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर। सेकंड दोनों में रहता है, सेकंड सेकंड ही रहेगा, तो डाइन सेंटीमीटर -2 सेकंड आ जाएगा। और केजी वाले यूनिट को मैं लिख सकता हूँ ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, राइट? तो ये हमारे हैं विस्कोसिटी के यूनिट्स, एसआई और सीजीएस बोथ।
और फिर ये दो कोरिलेशंस हैं पॉइज और सेंटीपॉइज में। 1 पॉइज इज इक्वल टू 100 सेंटीपॉइज। ठीक है, सेंटी का मतलब ही 100 होता है, मिली का 1000 होता है, जैसे 8 माइक्रो 10⁻⁶ वाला होता है, राइट। तो वैसे so 1 poise is equal to 100 centipoise and 1 poise is और ये वाला रिलेशन भी आपने करना है। 1 centipoise is equal to 1 millipascal seconds। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो। तो centipoise और millipascal seconds ये रिलेशन है। एंड 1 pascal is equal to 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, इसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिखा है, वही है नॉर्मल। सो ये हमारे 1 poise is equal to ये वाले रिलेशन है, राइट। दिस इज poise, सॉरी पास्कल बोल गया था। 1 poise is equal to this। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यू नेवर नो क्या पूछ रहे। ओके, सो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। देखो न्यूमेरिकल का क्या है, पिछले साल नॉट दिस ईयर, उससे पिछले साल कोई न्यूमेरिकल नहीं आया था, एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया था पिछले साल। आई थिंक 2 न्यूमेरिकल आए थे, तो एक आई थिंक फिजिकल फार्मेसी में से था, एक एनालिसिस में था, यूवी में से। तो 2 न्यूमेरिकल ऑन एवरेज मान के चल सकते हो। अदरवाइज कई बार ऐसा भी हुआ कि 4 न्यूमेरिकल आए हैं, बट जनरली 2 न्यूमेरिकल। हाँ, अगले साल कोई भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, या एक आए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। लेकिन फिर भी हम पिछले 5-6 साल का ट्रेंड में तो मुझे लगता है कि एवरेज 2 तो बनते हैं। अगले 1-2 साल में वो ट्रेंड चेंज हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और न्यूमेरिकल्स अगर हमें डालने होंगे एग्जामिनर को, तो या तो वो एनालिसिस के पोर्शन से डालेगा, राइट। चाहे वो स्पेक्ट्रल एनालिसिस हो, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ का न्यूमेरिकल बन सकता है, या वो टाइट्रेशन वाला पोर्शन, टाइट्रेशन वाले में से भी न्यूमेरिकल आ चुका है। और अगर दूसरा न्यूमेरिकल कहीं से डालना हो तो वो सुटिक्स में नेचुरली बनता है, इधर फ्रॉम फिजिकल फार्मेसी या हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना। तो 2 जगह से बनते हैं। अब न्यूमेरिकल क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे डर जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, और रीजन होता है कि हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जो बिल्कुल भी वैलिड रीजन नहीं है ना। कोई हम कैलकुलस नहीं कर रहे हैं, हमारे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं 1-2-3 साल पहले। तो न्यूमेरिकल्स से डरने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो आपको पता हो। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जीपार्ट में 1 या 2 क्वेश्चन होते ही हैं जहाँ पे आपको सिंपल और सिंपल फॉर्मूला पूछा होता है। तो फॉर्मूले तो याद वैसे ही रखने हैं, तो अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर जाएगी तो वो न्यूमेरिकल हो जाता है, राइट। बस डिकोड करना होता है क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द shear rate when an oil is rubbed into the skin with a relative rate of motion between the fingers and skin is about 10 centimeter per second and film thickness is 0.01 centimeter। तो वो क्या पूछ रहा है, शेयर रेट निकालना है ना, जी निकालना है। और जी हमें पता है कि dv/dr होता है। अब दोनों चीजें दे रखी हैं, dv दे रखा है उसने 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और dr दे रखा है उसने 0.01 सेंटीमीटर, राइट। दोनों को डिवाइड करना है, तो g विल बी 10/0.01 which turns out to be 1000 सेकंड इनवर्स। इसके यूनिट्स को क्या आपको पता है, तो बस ये आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फ्री के नंबर है 5। और जिसको नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग जो डरपोक होते हैं, जो न्यूमेरिकल करते नहीं है, तो उनके 5 तो गए। और जो अच्छा रैंक मींस कि अगर आपको 100-200 के अंदर रैंक लेना है, तो यही क्वेश्चन ऐसी, यही चीजें मैटर करती है ना। कभी भी मैं आपको फर्स्ट क्लास में भी बोल रहा था कि कभी भी इजी क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका रैंक, आप टॉपर हो या आई मीन एवरेज रैंकर हो। इजी क्वेश्चन आपका जीपार्ट क्लियर करवा देंगे, ओके गुड। लेकिन अगर आप चाहते हो, इफ यू एस्पायर टू बी अ टॉप रैंकर, फिर तो आपको जो क्रीमी क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। अब हम कुछ डेफिनेशनल मोड में आ जाते हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, 4-5-6 तरह की विस्कोसिटी की टाइप्स है जो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एंड अगर पेपर में मैं अभी बोल दूं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए फ्लूइडिटी के ऊपर और फ्लूइडिटी के यूनिट्स पूछ लें, फ्लूइडिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी, तो मैंने आपको विस्कोसिटी की यूनिट बता दी। अब ये मत कहना कि फ्लूइडिटी की यूनिट नहीं बताई थी तो पेपर में हमने अटेम्प्ट नहीं किया। तो ऑपोजिट ही करना है, रेसिप्रोकली तो करना है, राइट। तो फ्लूइडिटी इज बेसिकली रेसिप्रोकल पॉइस, ओके। इसके रेसिप्रोकल पॉइस यूनिट्स, और कई बार हम उसको री भी बोल देते हैं, RHE कहीं पे। चलो
ठीक है, रेसिप्रोकल पॉइस बोल देते हैं, RHE भी बोल देते हैं, री भी बोल देते हैं उसको। Next है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज सिंपली अ रेशियो ऑफ विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। किसी लिक्विड को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करना हो तो हम उसकी विस्कोसिटी को उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं। एंड दैट काइनेमेटिक विस्कोसिटी विल बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि विस्कोसिटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और डेंसिटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? विस्कोसिटी के यूनिट्स मैंने निकाले थे, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब हुआ कि इसके यूनिट्स बन गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, दिस -3 न्यूमरेटर में जाके +3 हो जाएगा एंड 3 - 1 2, तो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स इसके एसआई यूनिट्स आ जाएंगे। यह है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो पेपर में एसआई यूनिट पूछ लिया तो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स है, और अगर सीजीएस यूनिट पूछ लिया तो ये, राइट। लेकिन सीजीएस यूनिट जो कॉमनली यूज्ड वर्ड है वो है स्टोक्स। सो सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स को हम स्टोक्स भी कह देते हैं, तो आपने ये वर्ड याद रखना है, स्टोक्स। और जैसे वर्ड स्टोक्स है वैसे ही वर्ड एक सेंटी स्टोक है, और सेंटी स्टोक मतलब 1 स्टोक इज इक्वल टू 100 सेंटी स्टोक। ठीक है, तो सेंटी मीन्स 100। सो ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और बहुत सारे फार्माकोपियाज में विस्कोसिटी नहीं दी जाती, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बिकॉज ये विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर देती है और इसको ज्यादा अच्छा डिफाइनिंग फीचर माना जाता है किसी लिक्विड का। तो इसलिए कई बार इसको ये बोला जाता है कि इट इज कंपेंडियल विस्कोसिटी। कंपेंडिया क्या होता है? जो ऑफिशियल फार्माकोपियाज होते हैं हमारे ना, चाहे वो फार्माकोपिया हो, फार्माकोपियल फार्मास्यूटिकल कोडेक्स हो, है ना, जो ऑफिशियल है, इवन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जैसे मार्टिनडेल है। मैं आपको एक बैच में तो आई थिंक मैंने अच्छा आपके दोनों बैचेस में शेयर नहीं किया, मैं आपको एक सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन वाला पीडीएफ शेयर करूंगा इन स्टडी मटेरियल सेक्शन। दूसरे बैच में तो मैंने कर दिया है, जहाँ पे आपको फार्माकोपियास एंड बाकी जो ड्रग इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर जो सारी चीजें मिल जाएंगी कि क्या क्या सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन है, जो आपके फार्मटेक के जीपैट के सिलेबस का एक टॉपिक भी है। ओके, सो दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको कंपेंडियल विस्कोसिटी भी कहते हैं। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट 4-5 विस्कोसिटी की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, they all are related with dispersions. They all are related to dispersions. और dispersions का मतलब क्या होता है कि suppose you have say starch, आपने starch लिया, water में add किया, वो dissolve नहीं होगा, it will disperse, है ना, homogeneous वो disperse हो जाएगा, इसको हम कहते हैं dispersion। जैसे सोल्यूशन में एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, लेकिन सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। लेकिन अगर आप कोई ऐसे हीट दो कंपोनेंट्स लेते हो, एक सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है और जिसको आप सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट में ऐड करते हो, लेकिन सोल्यूट लाइक कंपोनेंट डिसॉल्व नहीं होता, तो हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्पर्शन डिस्पर्स्ड फेज, फॉर एग्जांपल स्टार्च इन दिस केस, और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम, राइट। इनके एक दो नाम और भी हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे कोलाइड्स में। Dispersed phase is also known as discontinuous phase or internal phase, and dispersion medium is also known as continuous phase or external phase, right? वो फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा, अदरवाइज आप नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टार्च एंड वाटर की एग्जांपल में स्टार्च इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम। तो हम डिस्पर्शन की बात करेंगे, और डिस्पर्शन से एसोसिएटेड जो भी विस्कोसिटी की टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव विस्कोसिटी, राइट। अब रिलेटिव विस्कोसिटी क्या है? सपोज आपके पास इनिशियली है वाटर, एंड सपोज वाटर की विस्कोसिटी थी 10, आपने 2% स्टार्च सोल्यूशन बना दिया, आपने इसमें स्टार्च ऐड किया। सपोज आपके पास 100 ml वाटर था इन अ बीकर, आपने उसमें 2 ग्राम स्टार्च ऐड कर दिया, तो 2% कॉन्सेंट्रेशन होगी, राइट, वेट बाय वॉल्यूम। और आपने देखा उसकी विस्कोसिटी 10 है, मैं ऐसे रैंडमली आपको समझाने के बोल रहा हूँ, 10 यूनिट्स में कुछ नहीं बता रहा। सो इनिशियली सॉरी बिफोर एडिंग स्टार्च उसकी विस्कोसिटी थी 10, वाटर जो सिंपल था इनिशियली, जो डिस्पर्शन मीडियम है हमारा वाटर, उसकी विस्कोसिटी थी 10, लेकिन स्टार्च ऐड करने के बाद विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई, एंड विस्कोसिटी
इज नाउ 100, राइट। ये वाटर की है और ये स्टार्च वाले सोल्यूशन डिस्पर्शन की। तो अगर मैं डिस्पर्शन की विस्कोसिटी को डिवाइड कर दूं डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी के साथ, उसको कहते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी, राइट। तो इट्स अ रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन टू दैट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो स्टार्टिंग में हमारे पास था वाटर अलोन जिसकी विस्कोसिटी थी 10, फिर मैंने उसमें स्टार्च ऐड किया और मेरी डिस्पर्शन बनी, और इस डिस्पर्शन की विस्कोसिटी 100 हो गई, क्योंकि नॉर्मली जब आप डिस्पर्शन बनाते हो ना विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम ये एजेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो स्वेल हो जाते हैं, वो वाटर वो सॉल्वेट भी हो जाते हैं, तो उससे हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बल्कि हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। हाँ, वो विस्कोसिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी दैट में वेरी, वो हम कोलाइड्स में देखेंगे कि लायोफिलिक में बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, लायोफोबिक में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है, लेकिन जनरली वी से कि विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है, राइट। और यही जो कहा जाता है कि डिस्पर्शन की विस्कोसिटी इज इनवेरिएबली ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, राइट। ये याद रखना, जब आप डिस्पर्शन बनाते हो जनरली उनकी विस्कोसिटी ज्यादा ही होती है डिस्पर्शन मीडियम के मुकाबले। तो रिलेटिव विस्कोसिटी क्या हो गई? रिलेटिव विस्कोसिटी इज इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल 100/10, तो ये 10 हो गई। और क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर quantities viscosities की, तो रेशियो that means it is a unitless and dimensionless quantity, right? So eta r is equal to eta d upon eta naught, और दोनों viscosities है तो dimensionless हो गया, unitless हो गया, and इसकी viscosity is always greater than 1 in case of dispersions. डिस्पर्शन के केस में इसकी विस्कोसिटी हमेशा 1 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, और यही तो हमने कहा कि जब आप डिस्पर्शंस बनाते हो डिस्पर्शन की विस्कोसिटी इज इनवेरिएबली ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, राइट। तो अगर इसका थ्योरेटिकल मिनिमम भी मुझे देखना हो, वो क्या हो सकता है कि ईटा डी ईटा नॉट के इक्वल है, मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं हुई, इन दैट केस वैल्यू 1 रह जाएगी। सो थ्योरेटिकल मिनिमम वैल्यू की इसकी 1 है, अदरवाइज 1 से वैल्यू ज्यादा ही मिलेगी आपको रिलेटिव विस्कोसिटी की इन केस ऑफ डिस्पर्शन। कई बार मार्टिन में एक एग्जांपल्स भी है, एक न्यूमेरिकल भी है, कई बार आप ना रिलेटिव विस्कोसिटी को डिस्पर्शन के केस में जब आप नहीं कैलकुलेट करते, आप सिंपली क्या पूछते हो, जस्ट सेकंड मेरे पास शायद ओके नहीं है क्वेश्चन। सिंपली कई बार आप क्या कहते हो कि मेरे पास एक लिक्विड है, लिक्विड 1, सपोज मेरे पास एक ऑयल है, राइट, और उस ऑयल की विस्कोसिटी है 100, ये एक अलग बीकर में पड़ा है, और दूसरा मेरे पास वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी है 10। आपने दोनों को मिक्स नहीं किया, एक बीकर में ऑयल पड़ा है, एक बीकर में वाटर पड़ा है। आप कई बार ये भी कहते हैं फाइंड द विस्कोसिटी, फाइंड द रिलेटिव विस्कोसिटी इन रिलेशन ऑफ ऑयल टू दैट ऑफ वाटर, या आप ये कह देते हो कि फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। जब आप ऐसे वर्ड यूज करते हो रिलेटिव, दैट मींस आप कंपैरिजन कर रहे हो, ऑयल की 100 है, वाटर की 10 है, और जब मैं रिलेटिव कह रहा हूं दैट मींस मैं कंपेयर कर रहा हूं कि ऑयल की विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी से कितने गुना ज्यादा या कम। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे वो पूछे रिलेटिव विस्कोसिटी ऑयल वाटर की टर्म में, है ना, ऐसे लिख लेता हूं, ऑयल वाटर की टर्म में, तो मैं क्या करूंगा 100/10, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पूछ लूं फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू दैट ऑफ ऑयल, वाटर की विस्कोसिटी बताओ ऑयल के कंपैरिजन में, तो फिर मैं क्या करूंगा, वाटर की विस्कोसिटी को ऊपर रखूंगा, ऑयल की विस्कोसिटी को नीचे रखूंगा, तो 1/10 आंसर आ जाएगा। ये क्या बता रहा है कि वाटर की विस्कोसिटी ऑयल की विस्कोसिटी से 10 गुना कम है, 10 टाइम्स लेसर, राइट। अब इस केस में वैल्यू 0.1 है। आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि इसकी वैल्यू 1 से कम होती नहीं है, बट मैंने ये कहा था कि वो डिस्पर्शन के केस में,
जब आप ऐसे दो कंपैरिजन कर रहे हो दो अलग अलग लिक्विड्स का, इवन विदाउट मिक्सिंग देम, तो वो तो वैल्यू वन, अदरवाइज इट्स अ सिंपल रेशियो ना, तब तो वैल्यू वन से कम ज्यादा इक्वल हो ही सकती है। इन केस ऑफ डिस्पर्शन इसकी वैल्यू वन हो सकती है, वन से कम नहीं हो सकती, राइट। और इसको विस्कोसिटी रेशियो भी कह देते हैं बिकॉज इट इज सिंपली विस्कोसिटी रेशियो ना। किसी को कोई डाउट हो इस रिलेटिव विस्कोसिटी में तो बताओ, मैसेज कर दो या ऐसे पूछ लो आप अनम्यूट करके। तो ऐसी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज 2% अकेशिया इज एडेड टू वाटर, वाटर हैज विस्कोसिटी ऑफ 1 सेंटीपोइज एंड अकेशिया डिस्पर्शन जो बनी उसकी विस्कोसिटी है 2 सेंटीपोइज। तो रिलेटिव विस्कोसिटी कितनी होगी, आप बिना पेन उठाए इसका आंसर बोल सकते हो, है ना, सिंपली 2 सेंटीपोइज डिवाइडेड बाय 1 सेंटीपोइज 2। क्लियर, ऑलराइट। अब दूसरी आ गई स्पेसिफिक विस्कोसिटी। Specific viscosity is ratio of increase in viscosity to the original viscosity. Again dispersion की बात कर रहे हैं, सारी दो तीन जो टर्मिनोलॉजीज आने वाली है डिस्पर्शन के एसोसिएशन में। तो अगेन हम वही एग्जांपल लेते हैं, वहीं से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास वाटर था, उसकी विस्कोसिटी 10 थी, अकेशिया डिस्पर्शन बनाई 2%, ना, जो मैंने एग्जांपल पहले ली थी 100, उसकी विस्कोसिटी 100 है। सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, ऐसे ही। अब स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या कहते हैं? स्पेसिफिक विस्कोसिटी सेज कि इट इज अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन विस्कोसिटी टू ओरिजिनल विस्कोसिटी। जितनी विस्कोसिटी इंक्रीज हुई, नॉट कितने टाइम्स इंक्रीज हुई, एब्सोल्यूट कितनी कितनी इंक्रीज हुई, डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में कितनी थी। स्टार्टिंग में मतलब कि स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ वाटर था, उसकी विस्कोसिटी कितनी थी। अब इंक्रीज कितनी हुई है, पहले थी 10, अब हो गई 100, तो इंक्रीज कितनी हुई है 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल कितनी थी 10। तो आंसर कितना आ गया 90/10, यानी कि 9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्पेसिफिक विस्कोसिटी का? फॉर्मूला इज दिस इज ईटा डी माइनस ईटा नॉट। ईटा डी क्या है, डिस्पर्शन की विस्कोसिटी कितनी थी 100, माइनस ईटा नॉट ओरिजिनल विस्कोसिटी। ओरिजिनल विस्कोसिटी मतलब मीडियम की विस्कोसिटी, मीडियम की विस्कोसिटी यानी वाटर की विस्कोसिटी कितनी थी 10, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी कि मीडियम की विस्कोसिटी विच वाज 10। दोनों को डिवाइड किया तो 9 हमारा आंसर है और ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ईटा डी अपॉन, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ईटा डी अपॉन ईटा नॉट माइनस ईटा नॉट अपॉन ईटा नॉट, राइट। ये तो 1 ही आ गया, तो ईटा डी अपॉन ईटा नॉट माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। और ईटा डी अपॉन ईटा नॉट क्या होता है, ये तो अभी हमने किया पिछली स्लाइड में, ये रिलेटिव विस्कोसिटी होती है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज रिलेटिव विस्कोसिटी माइनस 1। यहाँ पे भी देख लो आंसर कितना है 9। पिछली स्लाइड में देखोगे तो रिलेटिव विस्कोसिटी का आंसर कितना आया था 10, स्पेसिफिक का कितना है -1 करके 9। सो रिलेटिव विस्कोसिटी which is also known as viscosity ratio of increment is simply relative viscosity minus 1। और क्योंकि अगेन इट्स अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस तो होगी, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से कम हो सकती है, ये तो बड़े आराम से हो सकती है। तो इसमें वो नहीं है कि इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी या 1 से ज्यादा ही रहेगी, 1 से कम रहेगी, कुछ भी हो सकती है। क्लियर? सो दिस इज स्पेसिफिक विस्कोसिटी। अगेन जो हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था उसमें अगर आपको पूछना हो कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी कितनी आएगी, तो रिलेटिव विस्कोसिटी आपने निकाल ली थी, इसमें से 1 माइनस कर दो तो 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। 2 तो हम निकाल ही चुके थे रिलेटिव विस्कोसिटी, तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी 1 आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ हमारी टर्मिनोलॉजी आ जाती है, दैट इज reduced viscosity which is ratio of specific viscosity divided by concentration। देखो अभी तक हमने जो टर्मिनोलॉजीज करी उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं आई, हालांकि मैंने आपको कहा था कि आपने 2 ग्राम अकेशिया 100 ml वाटर में डाला, दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन इज परसेंटेज में 2% है, राइट। तो जब मैं स्पेसिफिक विस्कोसिटी को कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दूं, फॉर एग्जांपल पिछले केस में स्पेसिफिक विस्कोसिटी आई थी 9, यही आई थी ना 9, इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 के साथ, आंसर कितना आ गया 4.5, दैट इज योर रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। और इसके यूनिट्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल।
कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। अब स्पेसिफिक विस्कोसिटी तो यूनिटलेस है, अब कॉन्सेंट्रेशन जिस अब अलग अलग हो सकती है ना कॉन्सेंट्रेशन को, तो बहुत सारी पीपीएम में लिख लो, ग्राम पर 100 ml में लिख लो, आप मोलैरिटी के टर्म में लिख लो, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स है उसका रेसिप्रोकल कर देना, दैट इज योर रिड्यूस विस्कोसिटी के यूनिट्स, राइट। और जब कभी परसेंटेज की टर्म में कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होती है, फिर हम ना बिना इसको यूनिट के ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि कॉन्सेंट, जैसे सपोज 2% भी लिखा है, 2% का मतलब होता है 2 ग्राम इन 100 ml, तो उसका मतलब भी ग्राम पर 100 ml होता है, तो आप इसको ग्राम पर 100 ml की टर्म में भी लिख सकते हो, या आप बिना यूनिट के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज के केस में वो अंडरस्टूड होता है। लेकिन इन जनरल आपको कोई पूछे इसके यूनिट्स क्या है, वो कॉन्सेंट्रेशन के रिवर्स, राइट। और जनरली कॉन्सेंट्रेशन हम परसेंटेज में लेते हैं जब हम डिस्पर्शन की बात करते हैं, तो हम डिस्पर्शन के केस में वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी के केस में तो जाएंगे नहीं, है ना। हम तो सिंपल डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री वाली तो बात कर नहीं रहे कॉन्सेंट्रेशन की। लेकिन फिर भी जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर क्वेश्चन आता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स है, तो दैट विल बी योर आंसर, राइट। इसको विस्कोसिटी नंबर या स्टोंडिगर विस्कोसिटी नंबर भी कहते हैं, दिस इज योर रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। अगेन हम चलते हैं उसी न्यूमेरिकल के ऊपर और उसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं, फाइंड रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। तो स्पेसिफिक आपने 1 फाइंड आउट कर लिया था पिछले न्यूमेरिकल में, उसको डिवाइड कर दो कॉन्सेंट्रेशन के साथ विच इज 2, तो 1/2 0.5 आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज योर रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, राइट। नेक्स्ट है आपकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। अब इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज रिड्यूस्ड विस्कोसिटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अब ये एक हाइपोथेटिकल सा केस है कि जब हम रिड्यूस्ड विस्कोसिटी और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ना, तो ऐसा ग्राफ हमारा बनता है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाती है। जब आप इस ग्राफ का इंटरसेप्ट ले लेते हो, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो है ना, कॉन्सेंट्रेशन जीरो का हालांकि वैसे तो कोई मतलब है नहीं है ना, लेकिन जब आप इसको इस पॉइंट के ऊपर ले जाओगे जो इस ग्राफ का इंटरसेप्ट है, तो इस इंटरसेप्ट को हम कहते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, राइट। दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, और ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या है इसके, लिमिटिंग विस्कोसिटी नंबर और क्रीमर्स विस्कोसिटी। अब वैसे इसका एज सच हमें खास हमें जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन जीपैट, नॉट इन जीपैट, गेट में एक बार ना क्वेश्चन आया था, तो 93 94 में आया था, जीपैट में तो कभी नहीं आया, वो था मार्कोविक इक्वेशन के ऊपर। अब मार्कोविक इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, और दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन में एम एस मॉलिक्यूलर वेट, अल्फा एंड के है, कांस्टेंट है, हमने उनके बीच में नहीं जाना, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जो ये ईटा है जिसको आपने ब्रैकेट्स में लिखा है ना, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का सिंबल है। जब आप ब्रैकेट्स में विस्कोसिटी के सिंबल को लिख दो, दैट इज इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। सो आपको अगर कोई पूछे कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का क्या यूज है, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स, दैट इज, आपको इतना याद होना चाहिए। लेकिन बहुत पुराना, मैंने आपको कहा 30 साल पहले क्वेश्चन आया था, अभी तो उन्होंने दोबारा पूछा ही नहीं है, वहां पे भी मैच द कॉलम करके, क्योंकि वहां पे गेट में मैच द कॉलम करके बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, अब भी आते हैं, अब तो एक दो आते हैं, वहां पे तो पूरा एक सेक्शन होता था। सो मार्कोविक इक्वेशन, राइट। And last is inherent viscosity, which is natural log of relative viscosity divided by concentration. इसको याद रख लो, that's it। हमारे ये इनहेरेंट विस्कोसिटी हो जाएगी, और ये हमारी सारी की सारी जो विस्कोसिटी है वो हो जाएंगी। ये आपके लिए न्यूमेरिकल है जो आप घर से सॉल्व करें, अभी नहीं मैं दे रहा, इसको सॉल्व घर से कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, वही आपको रिलेटिव, स्पेसिफिक एंड रिड्यूस विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जीपैट में आ चुके हैं, काफी पहले आ चुके हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है, और सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये आंसर भी अगर किसको नोट डाउन करना है, अदरवाइज आप निकाल लेना। हाँ जी, चले आगे। यस सर। नेक्स्ट वी कम टू फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। हल्का सा टॉपिक है अब ये, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, दो तरह के फैक्टर्स हैं, देखो। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जो मॉलिक्यूलर की प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूलर वेट, जितना
मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस है। शेप, जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, इररेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स होंगे, उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि स्फेरिकल जो चीज है वो जल्दी फ्लो करती है, छोटी साइज की चीज ने जल्दी फ्लो करना था, नॉट इन टर्म ऑफ सॉलिड, हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्लियर है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो वो फ्लो को रेजिस्ट करेगी, सो वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा होगी अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, राइट। तो ये तो कॉमन सेंस थे, इंट्रिंसिक फैक्टर है ना। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हमारा आ गया टेम्परेचर, और टेम्परेचर का क्वेश्चन जीपैट में 2 बार आ चुका है। और टेम्परेचर का रिलेशन और विस्कोसिटी, टेम्परेचर और विस्कोसिटी का रिलेशन अगर हमें समझना है तो हमें वही अरेनियस इक्वेशन यूज करनी पड़ती है जो आप केमिकल काइनेटिक्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। सेम इक्वेशन है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी सिमिलरली चलते हैं। तो आपको जीपार्ट में कोई क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो कौन गवर्न करता है, अर्हेनियस इक्वेशन ही गवर्न करती है, लेकिन वहां पे ई ए होता था, यहाँ पे ई वी है, विच इज एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन नॉट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो ई ए वहां पे होता था, है ना, वो भी हम केमिकल काइनेटिक्स में करें। अब बेसिकली ये क्या कह रहा है टेम्परेचर, देखो कॉमन सेंस है, हम लिक्विड्स की बात करें, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड लिक्विड्स विल, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल टेंड टू इवेपोरेट, राइट, दे विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस। और जैसे वो इवेपोरेट करेगा मॉलिक्यूल, तो एक खाली जगह बच जाएगी, एक होल बच जाएगा। अब होल बचने का मतलब क्या है कि अब लिक्विड मॉलिक्यूल जो बाकी बचे हैं उनको मूव करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई, ज्यादा वैकेंसी हो गई ना, एक होल बन गया, तो जितनी ज्यादा जगह मिलेगी उनको मूव करने के लिए उतना फ्लो इजी हो जाएगा, राइट। सो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे, आपके स्ट्रक्चर में होल्स, वैकेंसीज बनेंगी, और आपका फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, और जिसका मतलब है विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो लिक्विड्स का, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, राइट। But in case of gases, when the volume is fixed, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है rather than decreasing, क्योंकि they are already evaporated। लिक्विड के केस में तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स निकल के evaporate हो रहे थे, लेकिन गैसेस तो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स ने निकलना नहीं है। रादर यहाँ पे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, प्रोवाइडेड दैट द वॉल्यूम इज फिक्स्ड, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द कंटेनर वॉल, और जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे गैसेस के केस में ये उल्टा चलता है ना। और प्रेशर का मैं आपको बता चुका, इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू एनहांस्ड कोहेसिव फोर्सेस एंड उससे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस वाला और दोनों का जो रिलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। फिर आप कुछ सब्सटेंसेस अगर ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलीमर्स ऐड करो, एंड जनरली पॉलीमर्स दे स्वेल, तो वो विस्कोसिटी वाटर की एनहांस करे, राइट। बहुत सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ग्लिसरीन, सुक्रोज, आपने सबके इनका सुक्रोज आपने देखा है, शुगर सिरप की विस्कोसिटी कितनी ज्यादा होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो इंक्रीज द विस्कोसिटी, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विस्कोसिटी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते और कई बार डिक्रीज भी कर देते हैं, है ना। हालांकि उनकी जो डिक्रीज है उनको अगर हमें समझना हो तो इलेक्ट्रोविस्कस इफेक्ट अपने आप में एक कोलाइडल केमिस्ट्री में वो पूरा एक चैप्टर है कि जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं वो कैसे विस्कोसिटी को इफेक्ट करती है। तो कई केसेस में वो विस्कोसिटी इंक्रीज भी करवा देता है और कई केसेस में वो डिक्रीज भी करवा देता है। हालांकि जनरली माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे डू डिक्रीज विस्कोसिटी, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग केस मिलते हैं, तो यहाँ पे हम इनको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि ये पूरा कोलाइडल केमिस्ट्री का अलग चैप्टर है, और क्योंकि एक सिंगल रिलेशन नहीं है तो इसको एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे, राइट। सो हमें टेम्परेचर को अच्छे से समझना था, वो हमने देख लिया, क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक हमने जो जितना किया है ना, ऑलमोस्ट हर एक चीज में से क्वेश्चन, यूनिट्स में से भी क्वेश्चन आ चुका है, ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में से भी क्वेश्चन आ चुका है, और उससे पहले जो हमने सिंपल डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी की उनमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट। सो
अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो थी न्यूटोनियन बॉडीज की, अब हम चलेंगे नॉन न्यूटोनियन बॉडीज के ऊपर, दैट इज दोज बॉडीज व्हिच डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, राइट। और इस बिहेवियर को हम कह देते हैं टाइम इंडिपेंडेंट रियोलॉजिकल बिहेवियर। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम नेक्स्ट क्लास में टाइम डिपेंडेंट रियोलॉजिकल बिहेवियर स्टडी करेंगे, राइट। राइट नाउ अगर आपको क्वेश्चन है इस लाइन के ऊपर अभी मत पूछना, जब मैं टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर आपको समझाऊंगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हमने तीन तरह की नॉन न्यूटोनियन बॉडीज डिस्कस करनी है, प्लास्टिक बॉडीज, स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज एंड डायलेटेड बॉडीज। और तीनों में से पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग क्वेश्चन आ चुके हैं। वी विल स्टार्ट विद प्लास्टिक बॉडीज फर्स्ट। ओके, इतना तो क्लियर है क्योंकि दे आर नॉन न्यूटोनियन बॉडीज, आपको सीधा सिंपल ग्राफ तो मिलने वाला है, तो आपको एक ऐसा नहीं है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट। तो प्लास्टिक बॉडी के केस में जो आपको ग्राफ मिलता है वो ये वाला है, और हम ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन से ही हमारे सारे पॉइंट निकल जाएंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जी वर्सेस एफ, बिकॉज मार्टिन ये ग्राफ प्लॉट करता है, अदरवाइज आप एफ वर्सेस जी भी प्लॉट कर सकते हो, राइट। लेकिन हम जी वर्सेस एफ प्लॉट कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है एक लैग के बाद शुरू होता है ना, यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ तक शुरू नहीं हुआ। और ये लैग किस चीज का लैग है? ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो इंक्रीज हो रहा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर एफ है, स्ट्रेस है, और वाई एक्सिस के ऊपर शेयर रेट है। लेकिन कुछ एक स्ट्रेस वैल्यू के बाद जाके आपका ग्राफ होना शुरू होता है। ग्राफ चलना शुरू होने का मतलब क्या है? जी की वैल्यू पॉजिटिव शुरू होने का मतलब क्या है कि मेरी बॉडी तब जाके कोई बिहेव करना, कोई रिएक्ट करना शुरू कर रही है। इस पॉइंट तक उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मैं उसको फोर्स लगाए जा रहा हूँ और वो कुछ कर ही नहीं रही। सो ऐसी बॉडीज जो एक पर्टिकुलर शेयर स्ट्रेस वैल्यू के बाद मूव करना शुरू करती है उनको हम कहते हैं बिंघम बॉडीज। प्लास्टिक बॉडीज या बिंघम बॉडीज ना, याद करो वही बिंघम जिसने रियोलॉजी टर्म कॉइन करी थी। और इस वैल्यू, जिस वैल्यू के बाद वो मूव करना शुरू करती है उसको मैं कहता हूं यील्ड वैल्यू, राइट। जिस वैल्यू के बाद वो मूव करना शुरू करती है उसको हम कहते हैं यील्ड वैल्यू। सो इसके बाद वो मूव करना शुरू करती है तो इसको हम कहते हैं यील्ड वैल्यू। हालांकि इस ग्राफ में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, विच माइट नॉट बी यूजफुल फॉर जीमैट पर्पस, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार बता देता हूं कि तीन यील्ड वैल्यूज होती हैं। इसको हम कहते हैं y1 विच इज इनिशियल यील्ड वैल्यू, राइट। एक होती है ये वाली वैल्यू जो, जिसको हम कहते हैं y2, जिसको हम कहते हैं मिडल यील्ड वैल्यू। और एक होती है ये वाली वैल्यू phi3, जिसको हम कहते हैं फाइनल यील्ड वैल्यू। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इनिशियल यील्ड वैल्यू इज दैट पॉइंट आफ्टर विच बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। आपने देखा कि बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपके बॉडी ने जो मूवमेंट दिखाई है उसका ग्राफ अभी भी स्ट्रेट नहीं है, अभी भी कर्व्ड है ना, अभी भी कर्व्ड है। और एक पॉइंट आता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू फाइनल यील्ड वैल्यू। आफ्टर फाइनल यील्ड वैल्यू द ग्राफ बिकम्स स्ट्रेट। दैट मींस आफ्टर दिस वैल्यू मेरा जो ग्राफ है वो क्या हो गया, वो न्यूटोनियन बॉडी की तरह बन गया। उसको मैं कहता हूं फाइनल यील्ड वैल्यू। और ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, अगर मैं बैक प्लेट कर दूं तो मुझे ये जो सेंटर में वैल्यू मिल रही है उसको मैं कहता हूं मिडल यील्ड वैल्यू, मिडल यील्ड वैल्यू। और जनरली हम मिडल यील्ड वैल्यू को ही यील्ड वैल्यू बोल देते हैं। लेमन लैंग्वेज में वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कि ये इनिशियल है, ये मिडल है, ये फाइनल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वैल्यू डिफरेंस होता है वो बहुत थोड़ा होता है। और कई बार क्या होता है, कई बार आपको ऐसा ग्राफ मिलता ही नहीं है कि कर्व, आपको मिलेगा ग्राफ ऐसे कि पहले बॉडी मूव नहीं करी और जब मूव करना स्टार्ट किया एकदम से स्ट्रेट लाइन, एकदम से न्यूटोनियन हो गया। इन दैट केस देयर इज नो इनिशियल एंड फाइनल यील्ड वैल्यू, देयर इज ओनली सिंगल यील्ड वैल्यू। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना कि इनिशियल, मिडल एंड फाइनल में क्या डिस्टिंक्शन है। और हम कौन सी यील्ड वैल्यू यूज करते हैं इक्वेशन में, जो अभी हमने इक्वेशन डिस्कस करनी है, हम यूज करते हैं मिडल यील्ड वैल्यू, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये सीखा कि प्लास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज
which start moving only after a particular shear stress value, and once they start moving they behave like a Newtonian body, है ना। हालांकि आप ये बोल सकते हो कि एकदम थोड़ी वो न्यूटोनियन हो जाती है, थोड़े पहले वो कर्व्ड मूव करती है ना, फिर जाके वो न्यूटोनियन होती है, लेकिन फिर भी हम इस डिस्टिंक्शन में नहीं पढ़ेंगे इनिशियल मिडल फाइनल वैल्यू में, और जनरली बुक्स आपको नहीं इन डिस्टिंक्शन में जाती। कुछ बुक्स हैं जैसे ऑल्टर आपको डिफरेंशिएट करता है, लेकिन जनरली मार्टिन नहीं करता, है ना। सो लेट्स नॉट गो इनटू द इनिशियल मिडल एंड फाइनल वाले के बहुत ज्यादा डिटेल में। हम सिंपली अगर आपको पेपर में लाइन लिखी मिलती है कि आफ्टर यील्ड वैल्यू प्लास्टिक बॉडीज बिहेव लाइक अ न्यूटोनियन बॉडी, दैट मींस कि वो सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? बिकॉज आफ्टर दिस वैल्यू ग्राफ आपका स्ट्रेट हो जाता है, और स्ट्रेट ग्राफ का मतलब क्या है? न्यूटोनियन बॉडी। स्ट्रेट ग्राफ का मतलब क्या है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, यही मतलब है स्ट्रेट ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन का। So plastic bodies or Bingham bodies are those bodies which initially behave like a non-Newtonian body, but after yield value they behave like a Newtonian body. तो overall graph तो non-Newtonian ही रहेगा, right? और अब इनकी इक्वेशन हम इक्वेशन क्या बनाए हम वो देखते हैं। अब एक ध्यान रखना, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना विस्कोसिटी, अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएं, विस्कोसिटी वर्ड ये कहते हैं कि विस्कोसिटी वर्ड इज रिजर्व्ड फॉर न्यूटोनियन बॉडीज ओनली। नॉन न्यूटोनियन बॉडी के केस में कहा जाता है कि आप विस्कोसिटी वर्ड मत यूज करो, आप एपरेंट विस्कोसिटी वर्ड यूज करो, ठीक है। लेकिन आपको बुक्स में हाँ ये लाइन लिखी मिल जाएगी कि नॉन न्यूटोनियन के केस में वी यूज वर्ड एपरेंट विस्कोसिटी एंड न्यूटोनियन के केस में वी यूज विद विस्कोसिटी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम विस्कोसिटी वर्ड ही यूज करते हैं। मैं भी वही यूज करूंगा, बुक्स भी वही यूज करते हैं दोनों केसेस में, है ना। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो भाई हमें पता होना चाहिए कि अपरेंट विस्कोसिटी नॉन न्यूटोनियन के लिए वर्ड है और विस्कोसिटी वर्ड न्यूटोनियन के लिए। और प्लास्टिक बॉडी के केस में हम वर्ड यूज करते हैं प्लास्टिक विस्कोसिटी, और ईटा सिंबल नहीं होता उसका सिंबल होता है यू, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं। देखो ईटा की इक्वेशन थी एफ बाई जी, है हमें पता है। अब यू की इक्वेशन क्या हो? अब देखो एफ बाई जी इक्वेशन कब होती है? जब ग्राफ स्ट्रेट होता है। ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट कब हुआ? हमारा ग्राफ स्ट्रेट हुआ आफ्टर यील्ड वैल्यू, तो इस एफ में से स्मॉल एफ माइनस कर दो, दैट इज योर यू। आई होप इट इज क्लियर, है ना। एक बार रिपीट करना। देखो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन जी, राइट। हमें ये पता है कि ईटा की इक्वेशन ये होती है एफ अपॉन जी, लेकिन प्लास्टिक विस्कोसिटी के केस में हमारा ग्राफ कहाँ पे स्ट्रेट होता है? यील्ड वैल्यू के बाद, क्योंकि एफ अपॉन जी वाली जो इक्वेशन है वो तो तब हम यूज करते हैं जब हमारी बॉडी न्यूटोनियन होती है, यानी कि जब एफ वर्सेस जी या जी वर्सेस एफ का स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कब बन रही है? स्मॉल एफ के बाद, यील्ड वैल्यू के बाद। तो एफ अपॉन जी जैसे नॉर्मल इक्वेशन है, मैं न्यूमरेटर में से स्मॉल एफ माइनस करूंगा तो जाके मेरी प्लास्टिक विस्कोसिटी की सही इक्वेशन बनेगी, बिकॉज जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो तो स्मॉल एफ वाला है, यील्ड वैल्यू वाला है, तो वो मुझे यू की वैल्यू देगा। बिकॉज यू की वैल्यू तो यहाँ पे आएगी ना, इस वाले रीजन में, जो स्टार्टिंग वाला रीजन है, इस वाले रीजन में तो बॉडी ने मूव करना शुरू ही नहीं किया, है ना। इस वाले रीजन में जैसे ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन जी, एफ की वैल्यू तो है लेकिन जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू तो 0 है, और कोई भी चीज 0 हो जाए जिसमें डिनोमिनेटर, तो वो क्या होती है? इन्फिनिटी। तो आपको अगर कोई पूछे कि बिफोर यील्ड वैल्यू विस्कोसिटी कितनी, आप कहोगे इन्फिनिटी। आफ्टर यील्ड वैल्यू उसकी विस्कोसिटी फाइनाइट होती है, उससे पहले इनफाइनाइट रहती है। मेरा पॉइंट क्लियर है? बिफोर यील्ड वैल्यू विस्कोसिटी, चलो u लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर? अब फिर ये यील्ड वैल्यू होती क्या है? दिस यील्ड वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर फ्लोक्यूल्स की हम बात करें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस,
कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हमेशा ये बिहेवियर शो करते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर। और फ्लोकुलेटेड, आपको पता है ना फ्लोकुलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके पार्टिकल्स ऐसे लूज एग्रीगेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो, हम इनको कहते हैं फ्लोक्यूल्स। मुझे लगता है आपको पता है ना। अब फ्लोक्यूल्स जब बनते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे को बाइंड करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। दैट मींस उनको, उनके बीच में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी जो वेंट्रवाल फोर्सेस होती हैं इनवेरिएबली। जितनी वो ज्यादा होंगी उतनी फोर्स ऑफ फ्लोकुलेशन ज्यादा है, और फ्लोक्यूल्स की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी यील्ड वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। बिकॉज जब आप फ्लोक्यूल्स के ऊपर या कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फ्लोक्यूल्स उसके टूटेंगे जब उसने फ्लो करना शुरू करना है। तो जितनी उनकी स्ट्रेंथ है वो रेजिस्ट तो करेगी ना मूव करने से पहले। सो यील्ड वैल्यू रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ फ्लोकुलेशन। हियर इज द यील्ड वैल्यू, हियर इज द फोर्स ऑफ फ्लोकुलेशन। तो अगर आप फ्लोकुलेट्स को फ्लोक्यूल्स को ब्रेक करो बाय एडिंग अ डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, तो आप फोर्स ऑफ फ्लोकुलेशन कम कर सकते हो एंड देयरबाय यू कैन डिक्रीज द यील्ड वैल्यू। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। हम डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, फ्लोकुलेटिंग एजेंट हमने सस्पेंशन में डिस्कस करना है, लेकिन इतना तो आई थिंक आपको पता है कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट में फ्लोक्यूल्स और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल सारे अलग अलग होते हैं, राइट। अब यील्ड वैल्यू को अगर आप डिटरमिन करना हो ना, कुछ प्लॉट्स होते हैं जिनका आपने सिर्फ नाम याद रखना है। क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इनके ऊपर बनेंगे, आप एमफॉर्म के ऊपर इन प्लॉट्स को ड्रॉ कर सकते हो अगर आपकी बॉडी जिसको आप ड्रॉ जिसके ऊपर आप काम करोगे वो प्लास्टिक बॉडी हुई। तो केजन प्लॉट एंड फिच प्लॉट्स होते हैं जिसमें हम जी एंड एफ की बहुत थोड़ी थोड़ी वैल्यूज के ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही माइन्यूट वैल्यूज के ग्राफ बनाते हैं। तो सिर्फ इतना याद रख लेना। और एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपकी सस्पेंशन हो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जरूरी है वो फ्लोकुलेटेड हो, डीफ्लोकुलेटेड नहीं होनी। ये ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन प्लास्टिक बॉडीज होती हैं। ऑप्शन में अगर कॉन्सेंट्रेटेड डीफ्लोकुलेटेड आ गया ना और आपने प्लास्टिक बॉडी टिक कर दिया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन डाल्टन बॉडी होती है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड इमल्शंस भी आपको प्लास्टिक बिहेवियर शो करती हैं। इसके अलावा आपके जो सेमी सॉलिड्स हैं, जेल्स, पेस्ट, ऑइंटमेंट्स, ये भी प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, राइट। जो सेमी सॉलिड्स हो गए हमारे, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हो गई, ये आपके प्लास्टिक बॉडीज के एग्जांपल्स हैं। क्लियर। तो प्लास्टिक बॉडी में मुझे लगता है कि अगर जितने भी क्वेश्चन गए आप उनको सॉल्व कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल जो इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको आप सॉल्व करो, देखते हैं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ओके, एक चीज रह गई है डिस्कस करने वाली। ग्राफ मैंने आपको ग्राफ की स्लोप बताई नहीं है, जस्ट सेकंड। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले लेट मी रेज वन थिंग। ओके, अच्छा, जो ग्राफ यहाँ पे मैंने मोबिलिटी लिखा था, ये मोबिलिटी नहीं, मैंने आपको बताया क्या है। देखो इस ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया है ना, इस इसकी स्लोप से हमें क्या मिलेगा। स्लोप इज अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप से तो जी बाय एफ ही मिल रहा है, और जी बाय एफ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। और इस केस में हम विस्कोसिटी के रेसिप्रोकल को फ्लूइडिटी नहीं बोलते, हम बोलते हैं मोबिलिटी। जस्ट जैसे हमने वर्ड अपरेंट विस्कोसिटी या प्लास्टिक विस्कोसिटी यूज किया था, फ्लूइडिटी वर्ड हम यूज करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने एक नया वर्ड दे दिया। अदरवाइज दोनों का मतलब सेम है, मोबिलिटी एंड फ्लूइडिटी दोनों का मतलब क्या है, ईज ऑफ फ्लो। लेकिन फ्लूइडिटी वर्ड इज रिजर्व्ड फॉर न्यूटोनियन बॉडीज एंड मोबिलिटी वर्ड इज रिजर्व्ड फॉर प्लास्टिक बॉडीज। तो इसके स्लोप से हमें मोबिलिटी मिलती है, राइट। मोबिलिटी इज 1 by u, mobility is 1 by u। क्लियर। चलो अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन। सिर्फ 2 मिनट है आपके पास।
20 है सर। ओके, चलो देखते हैं। 1/20 सर। 1/20 जी, बाकी स्टूडेंट्स हाँ जी, आई थिंक सबने 1/20 निकाल लिया होगा, आई होप। हाँ, 0.05 1/20, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? जैसे 20 निकाला था तो 20 आपने, क्योंकि आपने लास्ट लाइन देखी कि मोबिलिटी पूछा है, हमने यू निकाल लिया, यू वाज प्लास्टिक विस्कोसिटी। तो 20 ऑप्शन में जरूर होगा और आप गलत कर सकते हो, तो इससे हमें एटलीस्ट हमने ये सीखा कि अगर हमने 20 आंसर निकाल लिया और ऑप्शन गलत टिक कर दिया तो 5 नंबर गए। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने की ट्राई तो करेगा ही करेगा ना, उसको और आता भी क्या है। सो 1/20 0.05 रेसिप्रोकल पास, ठीक है। सो ध्यान रखना। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा ये क्वेश्चन है जो जीपैट तो 2016-17 में आई थिंक आया था, एंड ये एंसल का क्वेश्चन है। आपको मार्टिन में नहीं मिलता, ऑल्टन में नहीं मिलता, मिंटन में नहीं मिलता, किसी बुक में नहीं मिलता, एंसल में मिलता है। और एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट जीपैट में आ चुकी है। और उस साल मुझे याद है ऑलमोस्ट किसी को ये क्वेश्चन आता नहीं था, लेकिन लकीली हमने इंस्टीट्यूट में किया हुआ था, क्योंकि जो अप्रोच हमारी सिंपल है कि जितनी बुक्स हैं सबको, सब में से जो है वो सारा कुछ कर लो, है ना, यही ट्राई रहती है, ताकि एग्जामिनर के पास जो ऑप्शंस मिलता है। और सुटिक्स की प्रॉब्लम ही यही है, सुटिक्स में बुक्स बहुत ज्यादा है। फार्माकोलॉजी में आपको पता है कि ये 2 बुक्स हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल आते हैं, इनमें से आ जाने। लेकिन सुटिक्स में ना आपको अलग अलग बुक्स में बहुत अलग अलग चीजें, एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, तो जिससे कई बार हमारा अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो हम अल्टीमेटली क्या ट्राई करते हैं, सारी बुक में से जो मिलता है हम करते हैं। अब ये क्वेश्चन था एंसल में। अगर आपने एंसल बुक देखी हो, एंसल फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की बुक है। फिजिकल फार्मेसी तो उसमें है ही नहीं है, वैसे चैप्टर्स नहीं है, लेकिन आपकी डोसेज फॉर्म के बीच में ना उन्होंने 2-3 पेज के फिजिकल फार्मेसी कैप्सूल्स दे रखे हैं, 4-5 पेज के। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन चैप्टर में आपको रियोलॉजी का मिलेगा, फिर माइक्रोमेटिक्स का मिलेगा, है ना, ऐसे ऐसे आपको कैप्सूल्स मिलते हैं। अच्छी बुक है वो। उन कैप्सूल्स में एक ये न्यूमेरिकल था, जिसको एज सच उन्होंने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, एक ही बार आया है। आई थिंक उसने अपना पर्पस सर्व कर दिया है, पता नहीं दोबारा पूछेंगे या नहीं। और किसी बुक में इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला भी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड रिजल्टिंग फ्रॉम मिक्सिंग 300 ml ऑफ अ लिक्विड ए एंड 200 ml ऑफ लिक्विड बी, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला है, 1/eta is equal to V1/N1 plus V2/N2, eta 1/eta2, where V1 and V2 are the volume fractions of pure liquids and eta1 and eta2 are simply viscosity of A and B, ठीक है। अब ये वॉल्यूम फ्रैक्शंस हैं। अब eta जो यहाँ पे है ये है मिक्सचर की विस्कोसिटी, eta is मिक्सचर की विस्कोसिटी, V1 is volume fraction and V1 and V2 are the volume fraction of pure liquids। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होती है? देखो आपने
लिक्विड ए लिया था जो 300 ml था और लिक्विड बी लिया था 200 ml, ठीक है। दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 300 + 200 500 ml। अब इस 500 जो टोटल क्वांटिटी है उसमें V1 का, लिक्विड ए का कितना शेयर है, दैट इज V1, मतलब ए का शेयर कितना है उसको हम कहते हैं V1, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ V1, दैट इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए, तो दैट इज 300/500, दिस इज 0.6। और V2 क्या है, 200/500, दैट इज 0.4। ठीक है, समझ में आया। वॉल्यूम फ्रैक्शन सिंपली क्या है, इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो V1 and V2 0.6 and 0.4 आ गया। अब 1/eta is equal to V1/eta1, ठीक है, प्लस V2/eta2। अब V1 कितना है 0.6, eta1 कितना है, इसकी विस्कोसिटी उसने 1 cm दे रखी थी, प्लस V2/eta2। V2 कितना है, हमने निकाला 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 3.4, तो इसको सॉल्व करके हमारा 0.718 आ जाएगा 1/eta, और eta विल बी 1.4 cm, ठीक है। सो ये हमारा बिल्कुल अलग सा है। दिस इज योर एक्सेल वाला क्वेश्चन जो जीपैट 2017 थिंक 17 में आया था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला पता आप कर सकते हो। मैथमेटिकली एक और तरीका भी है, लेकिन चलो ये फॉर्मूला कर लो, कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं वो, तो इसलिए मैंने करवा दिया, अदरवाइज इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी सेकेंड जो न्यूटोनियन बॉडी है वो है स्यूडोप्लास्टिक बॉडी। अब देखो अगेन ग्राफ से हमें समझना है स्यूडोप्लास्टिक बॉडी। अब स्यूडोप्लास्टिक बॉडी को समझने से पहले हम थोड़ा सा ग्राफ कर्व, जो कर्व्ड ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। भूल जाओ कि हम अभी स्यूडोप्लास्टिक बॉडी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। देखो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन होती है उसमें क्या फर्क होता है। सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप, ना, लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती ना, ये सिंपल डेफिनेशन है। इसीलिए न्यूटोनियन बॉडी के केस में आपको जब स्ट्रेट लाइन मिलती थी, आपको एक सिंगल विस्कोसिटी की वैल्यू मिलती थी। तो इस लिक्विड की विस्कोसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इतनी रहेगी। फॉर एग्जांपल ये न्यूटोनियन बॉडी है, यहाँ पे मैं जी वर्सेस एफ ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट के ऊपर भी स्लोप उतनी है। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज 1, दिस इज 1, है ना, फिर दिस इज 2, दिस इज 2, तो यहाँ पे रेशियो इज 1/1 1, यहाँ पे रेशियो विल बी 2/2 1, ऐसे ऊपर 3/3 4/4, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन कर्व्स की स्लोप कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, यही दोनों में डिफरेंस है। एंड अब ये जो कर्व्ड ग्राफ्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक ऐसा, राइट, और दूसरा ऐसा। फर्स्ट कैटेगरी को कहते हैं इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, और नीचे वाले को कहते हैं डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। आई थिंक क्लियर है। ऊपर वाले ग्राफ की स्लोप बढ़ती जा रही है ना, आई थिंक दिखने से क्लियर है। और नीचे वाला ग्राफ जो है ये वाला, ये सैचुरेट सा होता जा रहा है, इसकी स्लोप कम होती जा रही है ना। ऊपर वाला कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, नीचे वाला प्लेट्यू होता जा रहा है। सो फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ एंड सेकंड वन इज डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। अगर आपको, और मैंने यहाँ पे जी एफ एफ जी मैंने कोई भी एक्सेस नहीं बनाए, मैं सिर्फ आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि ग्राफ की शेप से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। हमें ये पता चल गया कि दो तरह के कर्व्ड ग्राफ्स होते हैं, वन इज इंक्रीजिंग स्लोप एंड अदर इज डिक्रीजिंग स्लोप, और इनकी इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलता है वो हमने देख लिया, राइट। और जब हम इस इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे किसी भी ग्राफ में, अगर आपने किसी भी ग्राफ को समझना है पूरी साइंस में, आप ये सिंपल फॉर्मूला देख सकते, ये कॉमन चीज लगा सकते हो कि वो ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है कम हो रही है, उससे आप उस पूरे ग्राफ को डिफाइन कर सकते हो, राइट। ये सिंपल सा तरीका होता है। अब स्यूडोप्लास्टिक बॉडी का हम ग्राफ देखते हैं। आपको ग्राफ कौन सा ये मिल रहा है, ये फर्स्ट टाइप का ग्राफ है, इंक्रीजिंग वाला है या डिक्रीजिंग वाला है। इसकी स्लोप क्या लग रही है आपको, प्लेट्यू हो रही है या बढ़ रही है, इट इज
Increase. इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, राइट, इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। एक चीज तो ये पता चल गई। अब देख लेते हैं स्लोप से क्या मिल रहा है, बिकॉज ग्राफ ये जब बनता है तो जी ऐसे और एफ ऐसे है, जी वाई एक्सिस के ऊपर है और एफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तब जाके इस ग्राफ की शेप ऐसे बनती है। सो इट इज एन इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। लेकिन स्लोप से क्या मिल रहा है, स्लोप क्या होती है, अगेन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि जी बाय एफ क्या होती है, 1/eta। 1/eta क्या होता है, फ्लूइडिटी, ठीक है, वही मतलब रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो ग्राफ्स हैं दे आर इंक्रीजिंग फ्लूइडिटी ग्राफ्स, है ना। अब फ्लूइडिटी जो वर्ड है वो रिजर्व्ड है इन केस फॉर अपना न्यूटोनियन बॉडी। न्यूटोनियन बॉडी के केस के लिए वो ग्राफ रिजर्व्ड है, काइंडली म्यूट करो। लेकिन यहाँ पे मैं फ्लूइडिटी वर्ड ही यूज करूँ, मैंने आपको कहा था कि हम अपरेंट फ्लूइडिटी वर्ड यूज करें या अपरेंट विस्कोसिटी वर्ड यूज करें तो वो समझाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं फ्लूइडिटी वर्ड ही यूज कर रहा हूँ। सो दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग फ्लूइडिटी ग्राफ, और अगर फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, और डिक्रीजिंग विस्कोसिटी ग्राफ, यानी कि प्लास्टिक स्यूडो प्लास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज जिनके ऊपर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो उनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है और फ्लूइडिटी बढ़ती जाती है। आई होप इट इज क्लियर। अब ये तब होगा जब, और आप नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में हम कोई चीज ज्यादा विस्कस होती है, हम क्या कहते हैं, हम यही वर्ड यूज करते हैं ना कि ये बहुत गाढ़ी है ना, ये थिक है बहुत। और अगर किसी चीज की विस्कोसिटी कम होती है हम कहते हैं कि ये बहुत पतली है, ये थिन है। इसीलिए स्यूडोप्लास्टिक बॉडी या दोज बॉडीज जिनके केस में विस्कोसिटी कम होती जाती है, दैट मींस कि वो पतली होती जाती है, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, शेयर थिनिंग बॉडीज। ये एक लेमन लैंग्वेज में इनका नाम शेयर थिनिंग बॉडीज। तो यहीं से समझ लेना शेयर थिनिंग बॉडीज किसको कहते हैं, स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज को। दैट मींस जब आप इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो ये कॉन्टिन्यूसली पतली होती जाती है, दैट मींस इनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है, या दूसरी लैंग्वेज में क्या, फ्लूइडिटी इंक्रीज होती जाती है। क्लियर। एंड सिंस ये पॉजिटिव स्लोप ग्राफ है दैट मींस जी ज्यादा इंक्रीज करता है, और इस ग्राफ का झुकाव किसकी तरफ है, जी की तरफ है, तो जी ज्यादा होगा एफ कम होगा ना, ये तो आपको पता ही है कि जिसकी तरफ ग्राफ झुका होता है उसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है दूसरे के मुकाबले। तो ग्राफ जी की तरफ झुका हुआ दैट मींस जी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एफ स्लोली इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इट इज अ कर्व्ड ग्राफ, और मैंने आपको कहा था कि कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस में क्या फर्क होता है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, लेकिन कर्व्ड लाइन की स्लोप हमेशा चेंज होती रहती है एट एवरी सिंगल पॉइंट। सो दैट मींस pseudoplastic bodies cannot be represented by a single value of viscosity, क्योंकि स्लोप तो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है, दैट मींस फ्लूइडिटी एंड विस्कोसिटी विल चेंज एट एवरी सिंगल पॉइंट। तो आप स्यूडोप्लास्टिक बॉडी को एक सिंगल वैल्यू से डिनोट नहीं कर सकते। मेरे पास सपोज एक स्यूडोप्लास्टिक बॉडी है, मैं ये कह दूं कि इसकी विस्कोसिटी इतनी है ना, आप नहीं कर सकते। यू हैव टू डिफाइन कि कितने स्ट्रेस के ऊपर इसकी विस्कोसिटी है, आपको स्ट्रेस की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर आप कहोगे कि इसकी विस्कोसिटी एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस इज दिस। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है दैट इज पावर लॉ इक्वेशन या ऑस्टवर्ल्ड इक्वेशन व्हिच इज f रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ईटा जी। तो f इज इक्वल टू ईटा जी फॉर्मूला नहीं लगता, f रेज़ टू पावर n वेयर n इज नथिंग बट अ पावर, कुछ नहीं एक्सपोनेंट है। तो ये फॉर्मूला लगता है इन केस ऑफ स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज n की वैल्यू इज मोर देन 1। तो ये याद रखना, जीपैट का क्वेश्चन बन सकता है, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 व्हेन द इक्वेशन इज f रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ईटा जी। आपको कई बुक्स में इस इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म भी मिल सकती है, मैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको इक्वेशंस ऐसी भी मिल सकती है बिकॉज इट इज सिंपली आपको ना ऐसे, जैसे मार्टिन शायद इसको के एफ की टर्म में लिखता है वेयर के इज 1/eta, है ना, तो सिंपल है gn, इसको इधर ले गए 1/eta को k लिख दिया, के एफ लिख दिया, तो इससे घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है इन दैट केस n की वैल्यू विल बी लेस देन, राइट। अगर f की पावर n लिखा है तो n की वैल्यू इज 1,
सॉरी n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज। लेकिन अगर पावर g की n लिखा हुआ है, इन दैट केस वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 1। लेकिन फॉर्चुनेटली ना आपको इतना कंफ्यूज नहीं करने वाले, वो आपको मार्टिन से इक्वेशन डालने वाले हैं, और मार्टिन आपको f रेज़्ड टू पावर n की टर्म में ही इक्वेशन को बताता है। तो आपको वो पेपर में पूछेंगे कि पावर लॉ इक्वेशन, ऑस्टवर्ल्ड इक्वेशन में n की वैल्यू क्या होती है इन केस ऑफ स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज। तो वहां पे आपने ये नहीं देखना कि अच्छा सर ने कहा था कि अगर g की पावर लिखी है तो ऐसा है, f की पावर ऐसा है, तो आपने मान के चला, मैं बार बार कहता हूँ मार्टिन इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। ठीक है। सो और ये कोई बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ कर्व्ड लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ऐसा नहीं है इसने कुछ बहुत रॉकेट साइंस वाला काम कर दिया, ये इक्वेशन है ये वाली। किसकी इक्वेशन है? अगर मैथ्स में याद हो, ये कर्व्स की इक्वेशन होती है, बस ये कर्व्स की इक्वेशन है और कुछ नहीं, राइट। अब ये y की पावर n लिख लो या x की पावर n लिख लो, बात तो एक ही है। आपकी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लेकिन वो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 वाला चेंज आएगा। अब फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं विस्कोसिटी कम क्यों हो रही है? अब उसका रीजन क्या है कि जब हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये अपने आप को फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर लेती हैं, तो रेजिस्ट नहीं करती, इजीली मूव करती हैं। वन, सेकेंडली स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज, जैसे आप एग्जांपल देखो, पॉलीमर सॉल्यूशंस हैं, डाइल्यूट फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हैं, डाइल्यूट इमल्शंस हैं। याद रखो कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हमारी प्लास्टिक बॉडी में आई थी, लेकिन अगर वही फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन डाइल्यूटेड है तो वो इस कैटेगरी में आएगी स्यूडोप्लास्टिक बॉडी। ठीक है। gums, mucilages, polymer solutions, they are all are in pseudoplastic bodies category, और ये सारी की सारी सॉल्वेट होती है। सॉल्वेशन का मतलब क्या है? सपोज ये हमारी सपोज ये हमारा एक मॉलिक्यूल है स्यूडोप्लास्टिक बॉडी का। जितने भी स्यूडोप्लास्टिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज होती हैं, ये सॉल्वेंट को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, और जब ये सॉल्वेंट को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, ये अपने अराउंड ना एक सॉल्वेंट की थिक लेयर कोट करवा लेती है, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेशन शीथ। शीथ की डिस्कशन हम कोलाइड्स में और अच्छे से करेंगे। और ये शीथ परमानेंट फीचर बन जाती है स्ट्रक्चर का। जब ये पार्टिकल मूव करता है, ये शीथ साथ मूव करती है, ये इतनी स्ट्रांगली उसको बाइंड कर देती है, जिससे हमारा मॉलिक्यूल बल्की हो जाता है, और बल्की होने से हमें पता है कि विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस सॉल्वेशन शीथ लीड्स टू इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शंस, ये हमें पता है। लेकिन जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, ये सॉल्वेशन शीथ रिमूव होना शुरू होगी। जब ये सॉल्वेशन शीथ रिमूव होगी, विस्कोसिटी कम होती जाएगी। और स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज के केस में ऐसा ही होता है, व्हेन यू अप्लाई स्ट्रेस, सॉल्वेशन शीथ रिमूव होना शुरू हो जाती है, मॉलिक्यूल्स आर नाउ नेकेड, विस्कोसिटी कम हो जाती है, राइट। ये स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज। और कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, इन दैट केस वो है हमारी प्लास्टिक बॉडी। लेकिन अगर वही फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन डाइल्यूट हो तो वो स्यूडोप्लास्टिक बॉडी है ना, ये हमें पता है। लेकिन आपको ना, अब ये तो प्रैक्टिकल चीज है, आपको जीपैट में जब क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड ही ना यूज करे, वो फ्लोकुलेटेड वर्ड यूज करे। इन दैट केस आपको ऑप्शंस को ध्यान से स्कैन करना पड़ेगा। सपोज आपको वो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडोप्लास्टिक बॉडी। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडोप्लास्टिक बॉडी, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लास्टिक बॉडी। सपोज उसने यही लिखा, और पहला ऑप्शन है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, दूसरा ऑप्शन है डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, तीसरा ऑप्शन है गम्स, और चौथा ऑप्शन है पॉलीमर्स। ठीक है, राइट। अब आप इसमें कहोगे कि ठीक है, गम्स मुझे पता है, पॉलीमर्स मुझे पता है, ये दोनों के दोनों स्यूडोप्लास्टिक है। कॉन्सेंट्रेट, एक मैंने वर्ड यूज किया था डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। जब हम आगे करेंगे डायलेटेंट बॉडीज, उसमें हम देखेंगे कि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन डायलेटेंट होते हैं। तो आप कहोगे कि एक ऑप्शन है जिसमें लिखा है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, लेकिन ये नहीं बताया ये कॉन्सेंट्रेटेड है या क्या डाइल्यूट है।
क्योंकि अगर डाइल्यूट हो तो ये स्यूडोप्लास्टिक आना चाहिए, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो तो ये प्लास्टिक आना चाहिए। तो ऐसे केस में आपने दिमाग में ये नहीं सोचना कि ये एग्जामिनर है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, हालांकि उसने दी है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। कि हर एक एमसीक्यू हर एक पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखा होता है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। सो आपको इतना वाइज बनना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? डोंट बी ए लकीर का फकीर। आपको कुछ चीजें आपको वहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी कि हाँ जी मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ये बन रहा है। ऑल राइट, तो डाइल्यूट फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन माइट बी अ स्यूडोप्लास्टिक बॉडी, लेकिन अगर वो सिंपल फ्लोकुलेटेड वर्ड यूज कर रहा है तो अज्यूम कि वो प्लास्टिक वाला है केस। द लास्ट इज डायलेटेंट बॉडी का केस। सो डायलेटेंट बॉडी के केस में ग्राफ कौन सा है? इट्स इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ और डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ? ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमने पिछला किया था। दिस इज अ डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, है ना? प्लेट्यू हो रहा है, ग्राफ एफ की तरफ झुका हुआ है, दैट मींस एफ का इंक्रीज ज्यादा है जी के कंपैरिजन में, है ना? ये भी हमें पता होना चाहिए। अब स्लोप कम होती जा रही है, स्लोप से क्या मिल रहा है? स्लोप से मिल रही है विस्कोसिटी, दैट मींस इट इज अ सॉरी स्लोप से क्या मिल रही है? फ्लूइडिटी, जी बाय एफ है ना। स्लोप से क्या मिल रहा है? फ्लूइडिटी, दैट मींस इट इज अ डिक्रीजिंग फ्लूइडिटी ग्राफ और इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ग्राफ। तो जिन बॉडीज की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है कब? व्हेन यू अप्लाई स्ट्रेस, उनको कहते हैं डायलेटेंट बॉडीज। क्योंकि विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाती है, दैट मींस फिजिकली वो थिक होते जाएंगे, तो हम इनको शेयर थिकनिंग बॉडीज कह देते हैं। एंड सिंस ग्राफ इज कर्व्ड, से स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट में एक चीज तो कॉमन है, दोनों के ग्राफ कर्व्ड है, दैट मींस दोनों को आप सिंगल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और क्योंकि ये कर्व है तो इक्वेशन तो वही रहेगी जो हमने पहले की है, वही ऑस्टरल इक्वेशन f रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू ईटा जी, बट यहाँ पे n की वैल्यू विल बी लेस देन 1। ये फर्क है। जैसे n की वैल्यू वाज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ स्यूडोप्लास्टिक, यहाँ पे n की वैल्यू इज लेस देन 1 व्हेन दिस पावर n इज ऑन f। क्लियर? अब ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है कॉन्सेंट्रेटेड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के ऊपर, जब कॉन्सेंट्रेशन इज इवन मोर देन 50%। इसके अलावा स्टार्च इन वाटर इसकी टिपिकल एग्जांपल है, सिलिका इन पीईजी इन इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स, इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स भी इसके टिपिकल एग्जांपल्स हैं। डायलेटेंट बॉडीज की एग्जांपल परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और जब हम सस्पेंशंस करेंगे डीफ्लोकुलेटेड वंस, हम देखेंगे वहां पे केकिंग होती है, और जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है कि केकिंग किस रियोलॉजिकल फिनोमेना को डिनोट करता है? केकिंग कौन शो करता है? डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या बिहेवियर शो करती है? डायलेटेंट बिहेवियर। तो वो डायलेटेंट बिहेवियर। स्टार्च इन वाटर का भी क्वेश्चन आ चुका है, तो दो क्वेश्चन तो इनके एग्जांपल्स के ऊपर ही आ चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेनेशन के ऊपर, जो इस साल क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन क्या था कि ये जो डायलेटेंट बॉडीज हैं, इनका ये जो बिहेवियर है ये ऐसा क्यों होता है? अब डायलेटेंट बॉडीज के नाम में ही इसका रीजन छुपा है। डायलेटेंट बॉडीज द डायलेट का मतलब क्या है? इनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। अब ये इस साल क्वेश्चन आया था, वॉल्यूम इंक्रीज होती है। मैं आपको बताऊंगा एक बच्चे ने क्या गलती करी थी, है ना? अब पार्टिकल्स डायलेट मींस इनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और जब इनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और एक चीज ध्यान रखो, कौन से मटेरियल्स ये फिनोमेना शो करते हैं जिनकी concentration is as high as 50%, even more than that? Deflocculated suspensions हैं जिसमें solid concentration is more than 50%। इसका मतलब समझना, this 50% is not in term of concentration, this 50% is in term of volume। कहने का मतलब क्या है? Suppose we have a डिस्पर्शन जिसमें ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सारे अलग अलग हैं क्योंकि डीफ्लोकुलेटेड है, और बाकी लिक्विड है। अब इन सॉलिड के पार्टिकल्स की भी तो अपनी वॉल्यूम होगी, है ना? ये एक इसकी वॉल्यूम है, एक इसकी वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम है। इन सारे सॉलिड्स की वॉल्यूम कुछ होगी, कुछ जो बीच में लिक्विड है, जो डिस्पर्शन मीडियम, उसकी वॉल्यूम होगी। व्हेन वी से मोर देन 50%, इसका मतलब है कि सॉलिड कंटेंट की वॉल्यूम इज मोर देन 50%। पॉइंट समझे मेरा? इतने कॉन्सेंट्रेटेड है कि सॉलिड कंटेंट की वॉल्यूम इज मोर देन 50। सपोज टोटल वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर,
उसमें से सपोज 60 वॉल्यूम 60 क्यूबिक सेंटीमीटर इज ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड्स अलोन, लिक्विड्स के लिए कितनी जगह बची, सिर्फ 40। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? अज्यूम कि टोटल वॉल्यूम इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें से 60, क्योंकि 50% से ज्यादा है, 50 से ज्यादा हमने एग्जांपल ले लिया, 60 है सॉलिड की वॉल्यूम, लिक्विड कितना बचा, डिस्पर्शन मीडियम कितना बचा, 40, राइट। ये स्टार्टिंग वाला केस है कि स्टार्टिंग में ही ऐसे हैं बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब मैंने इनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, जब मैं इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, दे स्टार्ट डायलेटिंग, कोलाइड होते हैं, और जब ये कोलाइड होते हैं ये इंटेंगल हो जाते हैं, इनका नेटवर्क बहुत बल्की हो जाता है, इनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। कौन सी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, सॉलिड कंटेंट की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। अब टोटल वॉल्यूम तो 100 सेंटीमीटर क्यूब भी रहेगी सॉलिड प्लस लिक्विड की मिला के, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर, मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, सपोज मैं एक फिक्स्ड एरिया ले रहा हूँ, उसकी मैं वॉल्यूम की बात करूँ, नॉट ओवरऑल। एक सपोज मैंने क्रॉस सेक्शन उठाया बीकर में से, पहले उसमें सॉलिड कंटेंट 60-40 की रेशियो था, 60% हमारे सॉलिड कंटेंट था, 40% लिक्विड कंटेंट था। अब मेरा सॉलिड तो और ज्यादा स्वेल हो गया, और एक्सपैंड हो गया। अब दिस 60 विल इंक्रीज अप टू मे बी 80%, और लिक्विड कितना बचा, सिर्फ 20%। अब देखो, वो चीज अच्छे से फ्लो करे वो कब होगी, जब लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्योंकि सॉलिड्स अगर बहुत ज्यादा होंगे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, स्लाइड पास करेंगे, और फ्रिक्शन ज्यादा होगी। हमें पता है सॉलिड की फ्रिक्शन ज्यादा होती है, जब बारिश होती है फ्रिक्शन कम होती है, स्लिप हो जाते हो आप। वही तो लॉजिक है, फ्रिक्शन ज्यादा मींस विस्कोसिटी ज्यादा, फ्रिक्शन कम मींस विस्कोसिटी कम। तो अगर सॉलिड कंटेंट ज्यादा होगा तो ऑलरेडी सॉलिड कंटेंट ज्यादा है, और दूसरा वो डायलेट कर गया, वॉल्यूम एक्सपैंड हो गई। पहले 60% वॉल्यूम वाज ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड, 40% वाज वेकेंट। लिक्विड वाले वॉल्यूम को हम वॉइड वॉल्यूम कह देते हैं, वेकेंट है वो। अब कितना हो गया, 60 से 80 हो गया मेरा सॉलिड कंटेंट, तो वॉइड वॉल्यूम कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 20%। तो वॉइड वॉल्यूम कम हो गई, सॉलिड कंटेंट की वॉल्यूम ज्यादा हो गई। लिक्विड कम हो गया, वो सॉलिड को वेट ही नहीं कर पाएगा, अगर वेट नहीं कर पाएगा फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, राइट। दीज आर डायलेटिंग बॉडीज। अब जीपैट में जो क्वेश्चन आया था कि इनकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, देखो नाम में ही है डायलेशन, वॉल्यूम इंक्रीज होती है किसी। अब यहाँ पे ये मत सोचना वॉइड वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉइड वॉल्यूम तो अलग चीज है, ओवरऑल तो डायलेट नाम में ही क्लियर है, डायलेशन। डायलेटिंग बॉडीज की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, फ्री का क्वेश्चन था। लकीली ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ठीक किया है, लेकिन जिनका गलत हुआ मैं जस्ट, क्या आप कई बार अपना माइंड अप्लाई नहीं कर पाते, नाम में ही है डायलेशन, पर हमने किया भी। These are dilating bodies, right? Okay, so I think time depending. Okay, I think this is 7:15. Okay, हो गया, चलो that's it. कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर लेंगे रियोलॉजी, टाइम इंडिपेंडेंट बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट्स वाला पोर्शन। एक बार रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्यूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट के ग्राफ्स के बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? Okay, sir. ओके ठीक है, थैंक यू, बाय।